मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स एंड वेलकम टू सिम्बा प्रेजेंट्स द राज जोन्स पॉडकास्ट सीजन 2 को पावर्ड बाय अर्बन मंकी। और आज 25th एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है द सीईओ ऑफ बीट फैक्ट्री एकेडमी, जिनका नाम है गौरव दयाल। सर कैसे आप? मैं बहुत बढ़िया राज, थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर, यू नो इट्स एन ऑनर फॉर मी कि आप पॉडकास्ट में आए। अरे थैंक यू, लवली टू बी हियर। थैंक यू सर। एंड मैं लोगों को बता दूं, बहुत सारे तो मतलब जो फैंस हैं उनको पता है कि बीट फैक्ट्री एकेडमी क्या है। बहुत सारे आर्टिस्ट उन्होंने म्यूजिक यहीं से सीखा हुआ है, जीएसएल पाजी, इक्का भाई, दीप कलसी एंड डीजे सुमित सेठी। एंड सर आप ज्यादा बेटर बता पाएंगे। I also have lost count, but yes, I mean, I guess many students have made it, and अच्छा लगता है कि you know we've had a long journey, and उसमें we met very talented people. तो सच भाई आ गया। हाँ, of course. जसलीन Royal has been from here also. So बहुत सारे बच्चे, but I think there's some ones जिनका भी इतना नाम नहीं है, लेकिन they're also talented. They're on their journey. So you know, as they grow in their careers, they're visible. But yes, we've been fortunate that these guys have been visible to the Indian public and have made a name for themselves. तो हमें बड़ा proud feeling होती है इसमें। Great sir, हम सबको भी इतना जबरदस्त और बेहतरीन सब काम कर रहे हैं। People loving their work. And by the way sir, congratulations, 15 साल हो गए हैं बीट फैक्ट्री एकेडमी को। Yes, like I said, it's a long journey. हमने कभी सोचा नहीं था that you know इतनी years तक we'll be capable or people will love us and you know come back to us and want us to be here. So yeah, it's a long trip. Me and Saibal started this studio. Saibal Basu जो हैं वो दिल्ली क्या एशिया के one of the best guitar players हैं, and he's a dear friend of mine. And ये हमारा आइडिया था which we wanted to execute together. Of course, I facilitated it, उसने मेरा साथ दिया, and here we are 15 years later. बीट फैक्ट्री के बारे में देखो मैं पूछूंगा आराम से। ठीक। उससे पहले सर मैं, क्योंकि जहाँ तक मेरे को पता है 1997 में 98 हाँ 98 ये स्टूडियो जी जहाँ पर आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे खतरनाक गाने बन चुके हैं और एज अ म्यूजिशियन यू वर वर्किंग। यस, तो मुझे जानना है कि आपकी लाइफ में म्यूजिक कैसा है और आपने अपना करियर कैसे स्टार्ट करा? जी श्योर, इट्स वेरी सिंपल। जैसे लोगों की फैमिली में जो बड़े होते हैं, दे हियर थिंग्स एंड उनके अंकल्स होते हैं, सब होते हैं। मेरी फैमिली में इन्फ्लुएंस मेरी नानी घर और दादी घर दोनों की साइड से। सो आई वाज बेसिकली वन ऑफ द फैमिली जहाँ माय फादर्स के जो मामा है वो मुकेश थे, द लेजेंडरी सिंगर। तो लेजेंडरी, हाँ, तो वो उनकी कहानियां सुनाते हैं, उनका म्यूजिक चलता था। दूसरी तरफ मेरे नानी घर के साइड से दे हैड you know the coalition with the gramophone company of England. This is pre-independence. तो जब मैं उस नानी घर जाता था तो उनकी कोठी पे जो उनका जो घर था उस पे वो ग्रामोफोन और डॉग वो बना हुआ था। So I remember that as a child. And then उनके stores थे called Maharaja Lal and Sons all over Old Delhi, Karol Bagh here and there. So I was growing in environment जहाँ पे you know music was from both sides. So I had a great influence and encouraging people जो मेरे आसपास थे। तो that was the शुरुआत। बस उसके बाद you know I had an ear. So जब मैं 8-9 साल का था, मैं जैसे आपके माँ बाप के लिए छोटा टॉय लाते हैं ना कीबोर्ड, इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। सो मैं घंटों उसके साथ ही मिलता था, बिकॉज उस टाइम में 1980s की बात है ये। देयर वाज नो इंटरनेट, देयर वाज नथिंग। सो अगर आप कोई हॉबी या कोई चीज फॉलो कर रहे हैं तो आप उस पर पूरा ध्यान फोकस लगा सकते थे। तो करते करते दिन आए, मैं अपने स्कूल बैंड का लीड कीबोर्ड प्लेयर बन गया। एंड देन यू नो आई गॉट इनटू सिंथेसाइजर्स। तो मेरी अट्रैक्शन थी कीबोर्ड, पियानो, उस इंस्ट्रूमेंट से मुझे बहुत प्यार था। सो आई डिडंट हैव एनी फॉर्मल ट्रेनिंग, लेकिन जो स्कूल में जाता था माउंट सेंट मैरीज, वहाँ पे म्यूजिक का बहुत इंकरेजमेंट मतलब करी थी। उनका हेडमास्टर जो हमारे थे मिस्टर पुलिंगकला, ही वाज बिहाइंड कि यार जो भी कर रहा है यहाँ पे म्यूजिक वो बहुत अच्छे लेवल का करे। सो उनका एक्सपेक्टेशन इतना था कि इट मेड अस बेटर। उनके स्टैंडर्ड्स इतने हाई थे कि हम बहुत वेस्टर्न म्यूजिक उस टाइम बहुत था इंडिया में। सो जितने भी उस टाइम के बैंड थे लाइक क्वीन, वैन हेलन, रॉक पॉप, यू नो, and then there was synth music coming out. So those became the influences. Synthesizers became the medium, and you know I fell in love with music, and I was very strongly wanting to become an arranger, composer. तो वहाँ से ये स्टार्ट हुआ जी। फिर ये स्टूडियो कैसे खुला? उसकी जर्नी है। देन स्कूल के बाद आई वेंट फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग टू MIT पुणे। सो क्योंकि कंप्यूटर से मेरा एक बहुत गहरा इंटरेस्ट था, मैं भी 8-9 साल की उम्र से कंप्यूटर्स प्रोग्राम वगैरह कर रहा था। सो आई हैड अ कजन जो मुझसे 3 साल बड़ा था, वो मुझे दिखाता रहता था। ही गॉट मी वेरी इंटरेस्टेड इन साइंस फिक्शन मूवीज एंड कंप्यूटर्स। तो वो था, सो नेचुरल प्रोग्रेशन वाज टू अप्लाई फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो मैं वहाँ गया पूना। तो 4 साल मैं जब वहाँ था तो
I also wanted to do music, so मेरा फाइनली का प्रोजेक्ट वाज आई मेड, जो आप डॉ यूज करते हैं, मैंने उस जमाने में 97 की बात है, आई मेड 98 माय फर्स्ट DAW, जिसमें ऑडियो ना था बट मिडी ओरिएंटेड था. सो आई टुक माय इंटरेस्ट इन टेक्नोलॉजी एंड म्यूजिक एंड मेड समथिंग ग्रेट. सो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री लेके जब मैं वापस आया तो आई वांटेड टू डू म्यूजिक, लेकिन लास्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज में I started getting jingle work, जैसे ना एड्स वगैरह का. तो मैं पता कर रहा था कि भाई अगर मैं म्यूजिक करना चाहता हूँ तो भाई व्हाट्स अवेलेबल, मैं आमदनी कहाँ से कमाऊंगा, हाउ डू आई टेल माय पेरेंट्स कि मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके कंप्यूटर की जॉब नहीं करने वाला. मुझे कुछ म्यूजिक में करना है, या तो मैं बोरियत से मर जाऊंगा. और इससे पैसे भी आ रहे. हाँ, पैसे भी आ रहे. तो जब मुझे पता चला कि यार एक छोटा सा एक रेडियो 1 करके चैनल था, उसे परनन राणा का शो होता था, तो उनने वो मेरे किसी तरह से, मेरी एक फ्रेंड थी स्वाति, एंड शी यूज्ड टू वर्क इन दैट चैनल, तो शी टुक मी देयर, मेड मी मीट रोशन अब्बास, जो बहुत बड़े उस टाइम कमेंटेटर थे. हाँ, तो उन्हीं के ये प्रोटेजेस थे परनन राणा. सो मेरे दोस्त बन गए. उन्होंने एक नया शो किया तो उसका जिंगल मैंने किया, उनका जो बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह होता था मैं करता था. आई गॉट फ्रेंडली विद देम. सो मुझे लगा दे यूज्ड टू पे मी. सो आई एम लाइक वाह यार, दिस इज क्रेजी. सो फ्रॉम देयर दिस वर्क स्टार्टेड जिंगल्स का. फिर मैंने प्रमोद शंकर जी से मिला, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेरी लाइफ में. So Pramod Shankar ji was at that time an independent sarod player. वो अमजद अली खान साहब के शागिर्द थे, और मेरे डैड के वो कोई सेकंड कजन वगैरह. तो he got to know that I'm interested. तो उनने मुझे जिंगल वगैरह कौन काम किया. वो फिर चले गए into a company called Times Music. तो जब ये सब कुछ हो रहा था तो एक काइंड ऑफ आइडिया हो गया था कि जिंगल्स कर रहा हूँ तो स्टूडियो बनाना है. सो माई पेरेंट्स ऑफ कोर्स, आई कैन नॉट इनफोर्स इनफ कि उस जमाने में भी उन्होंने मुझे इतना इनकरेज किया, दे वर ऑल बिहाइंड मी कि आप करो. एंड सो दे बिल्ट अ स्टूडियो फॉर मी. टू बी ऑनेस्ट, आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव पेरेंट्स. मेरा उसमें कोई योगदान नहीं था, लेकिन देन आई टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक बिकॉज माई पेरेंट्स वांटेड मी टू, उनको एहसास चाहिए था कि पैसे का एहसास करो क्या होता है, पे करो उसको, अनलेस अदरवाइज यू डोंट हैव अ बिजनेस, यू हैव टू अर्न, यू हैव टू हैव द प्रेशर ऑफ अर्निंग. सो उस चक्कर में ये स्टूडियो बना. उसी टाइम I got my first release, जिसके बारे में बात करेंगे, which was with Jassi. Yes. And so my journey started. I had a studio and some work was coming, and that's how it began. It started. Yes. Great. तो वो जो गाना है, जो जिसके बारे में बात करने वाले थे अभी, I think it's a right movement, क्योंकि वो I think first song था. तो वो गाना है, बहुत ही कल्ट गाना है, जसबीर जस्सी बाजेगा, दिल लैगी कुड़ी गुजरात दी. और उसका म्यूजिक सारा आपने प्रोड्यूस किया था, अरेंज, मिक्सर, मास्टर. टेक्निकली तो मैंने किया था, बट यस ऑफ कोर्स, उस जमाने में क्या था कि भाई म्यूजिक प्रोड्यूसर कोई टर्म ही नहीं था. देयर वाज ओनली टर्म कॉल्ड म्यूजिक डायरेक्टर एंड देयर वाज अ टर्म कॉल्ड म्यूजिक अरेंजर. अब मेरा जो रोल है वो इन दोनों के बीच का रोल है, या शायद दोनों रोल मेरे हैं. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जस्सी की जो एल्बम है वो टाइम्स म्यूजिक, जो प्रमोद शंकर जी हैं, उन्होंने ही इस आर्टिस्ट को डिस्कवर किया था, जस्सी को. तो उन्होंने पूरी एल्बम उस समय बॉम्बे में रिकॉर्ड कर ली थी विद नोन म्यूजिशियंस, नोन पीपल, एंड वो सब वो कर चुके थे. पर उन्हें लगा कि अभी भी ये एल्बम थोड़ी स्टेल सी साउंड करे, साउंडिंग टू मच लाइक दिलेर मेहंदीज एल्बम्स और वर्क, एंड दे वांटेड टू डू समथिंग फ्रेश. सेम साउंड, हाँ, सेम टाइप की तबला ढोलक और वो जो होता है भाई सेम प्लक साउंड, वो सब था, वो चल रहा था. तो उन्हें काम वैसे ही बनाएंगे. लेकिन पता नहीं उनका माथा ठनका कहीं कि यार ये एक लड़का है गौरव, जिसके साथ मैंने जिंगल्स वगैरह करे हुए, इसकी ये सिर्फ वेस्टर्न म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, इसको मॉडर्न प्रोडक्शंस पता है, बिकॉज आई वाज इनटू टेक्नो एंड हिप हॉप एंड ऑल व्हाट वाज कमिंग आउट एट दैट टाइम, लेट 90s 2000. तो मैंने कहा क्यों ना हम एक एक्सपेरिमेंट करें, क्या लेट दिस बॉय प्रोड्यूस अ सॉन्ग. तो जब उन्होंने ये बात जस्सी को बताई तो ही बिकेम वेरी एप्रेहेंसिव. वो खुद भी नया था, कहता ये कौन है भाई, मैं नहीं जानता ये. कहता तुम एक मिनट रुको, उसके घर चलते हैं. सो दे केम हियर एंड आई गिव देम अ बीट टेप लाइक ऑल माय म्यूजिक एंड बीट्स एंड थिंग्स लाइक. तो उसने गाड़ी में वो बैठा और क्या वहीं से उसने सेलफोन से प्रमोद शंकर, कहता यार ये बंदा चाहिए. सो प्रमोद शंकर फेल्ट वेरी हैप्पी कि जो मैं सोच रहा हूँ गौरव के बारे में कि इस फ्रेश टैलेंट, वो जस्सी भी फील कर, एवरीवन फेल्ट दैट वे. सो एट दैट पॉइंट टाइम वो मेरे घर आए, देन दे हैड द लिरिक्स एंड ऑल दैट. सो देन आई वाज इन्वॉल्व्ड एंड देन आई स्टार्टेड माय म्यूजिक. उस टाइम मेरे पास ये स्टूडियो बना नहीं था, सो वी एक्चुअली रिकॉर्डेड दैट सॉन्ग इन अनदर स्टूडियो. उसका मुझे एकदम अभी ध्यान, स्पेक्ट्रल सिंथेसिस ऐसा करके स्टूडियो था, घर के पास ही है वो. तो ही वाज अ वेरी एस्टैब्लिश्ड स्टूडियो. तो उस टाइम मुझे इतनी स्किल मिक्सिंग या इंजीनियरिंग की नहीं थी, इट वाज म्यूजिक स्किल्स, प्रोग्रामिंग, म्यूजिक एंड ऑल ऑफ दैट. सो मैंने जितना कुछ किया वो सारा हम लेके हमने वहां पे डंप किया, उन्होंने मिक्स विक्स कर दिया सब कुछ, एंड इट वाज अबाउट टू कम आउट. लेकिन जो उनका A&R हेड था उस टाइम, उसको मेरे पे बड़ा विश्वास है. कहता है तुम्हारा जो रॉ म्यूजिक इज साउंडिंग बेटर देन जो हम वहां मिक्स करके आए, द रॉ प्रोडक्शन साउंड्स बेटर. तो वो क्वाइटली विदाउट टेलिंग एनीवन ही गॉट द मास्टर, एंड उस टाइम बस 8 ट्रैक एक हार्ड डिस्क रिकॉर्डर होता है. उस टाइम कंप्यूटर वाली हार्ड डिस्क तो होते भी नहीं.
So he says, can you tweak it? मैंने कहा okay, no problem. So मैंने experiment करा. They liked how I processed the bass and everything. And मैं by ear करा था. I had no proper training at all. But somehow that worked. They liked that kind of master. So the little tweaks I made, they made it, I think, to the final recording. तो वहीं से बस, you know, then rest is history, you know, people. Yes sir. वो ये ना कि कानों को पता लग रहा है कि ये अच्छा है. जी. I think the audience जो है ना उसको आप उसको बेवकूफ आप समझते हो, you're very sophisticated, but I think you're mistaken. आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि म्यूजिक इज अ फीलिंग थी. अगर आपको गूज बम्स आ रहे हैं तो देयर इज अ चांस. अगर आपको ही नहीं आ रहे तो गारंटीड दैट यू नो द ऑडियंस इज नॉट गोइंग टू फील इट. तो यू हैव टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट. बट सर क्रेडिट को लेकर क्या सीन हुआ है? क्रेडिट में क्या हुआ कि मेरा नाम एज अ म्यूजिक अरेंजर है, एक और जेंटलमैन है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो सब जानते ही हैं, उनका नाम म्यूजिक डायरेक्टर में आ गया. तो ऑब्वियसली मैनी पीपल जब उनको बताता था मेरा काम है तो कहते थे भाई ये नाम तो किसी और का है. बट यू नो क्या बोलते हैं, जैसे कि जो यूनिवर्स है या आपकी एनर्जी या आपका ट्रूथ है वो कोई छुपा नहीं सकता. सो जो इंडस्ट्री के लोग थे, they knew that this sound and this production cannot be by the person whose name is out there. So they saw my name in arranger and then वो kind of बात फैल गई कि this is Gaurav Dayal's work. तो मेरे को कोई काम की कमी नहीं है. People came to me. I really benefited. ये उसके बाद की स्टोरी यही है ना कि उसके बाद बहुत सारे म्यूजिक लेबल्स आपके पास आ गए, आपको साइन कर लिया, 3-4 साल के लिए काम करो. Yes, because I kind of became this new discovery kid के जिसका पहला मतलब मैंने सिक्सर मार दिया kind of thing, जिसका तुक्का था क्या था मुझे भी नहीं पता. I don't know why that happened or how that happened, but वो phenomenon हो गया, लोगों को लगने लगा कि you know I'm very talented and I think rightfully so. लेकिन you know Sony Music came to me. Anand Prasad he came and signed 3 albums with me for 3 years. Then I met Atul Churamani ji from Virgin Records में थे वो उस time. He came and signed me. वो सागरिका जो उनकी शान की सिस्टर्स को लेके भी. So many people उनको लगा कि यार दिल्ली जो है ना वो एक पूरा हब है ये स्टूडियो. तो जब स्टूडियो बन गया था तब उन्होंने कहा कि यार ये एक जगह हम पूरा टर्न की प्रोजेक्ट दे सकते हैं, मतलब फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश. बिकॉज ऐसी जगह कम थी, बहुत कम, एक या दो लोग थे. नहीं तो प्रोसेस था, कंपोजर अलग, प्रोड्यूसर अलग, अरेंजर अलग, म्यूजिशियन अलग, मिक्सर अलग, सबके नाम थे. तो हम ये इससे करवाएंगे, वो उससे करेंगे. उनको लगा यार यहाँ एक कंसोलिडेटेड प्रोडक्ट मिलता है. आई बिकेम एक्चुअली वन ऑफ द फर्स्ट पीपल वेयर यू कुड गेट अ टर्न की सोल्यूशन. तो ये जर्नी यहाँ से शुरू हो गई. और सारी चीजें आप खुद करते थे? हाँ मैं करता था. आई वाज नोन इवन इन स्कूल एज अ वन मैन बैंड. मैं गिटार के पार्ट्स भी मैं ही निकालता था, बेस के पार्ट्स भी मैं ही निकालता, क्योंकि मेरा कान स्ट्रांग था. तो दैट पीपल रिकग्नाइज्ड. ये भी एक बड़ी बात होती है, आप में कितना भी टैलेंट हो, बट अनलेस समबडी रिकग्नाइजेस यू ना, you never get your due. So I'm fortunate, very lucky. That's great, you know sir. उसके बाद खतरनाक आपने काम किया, सब कुछ ये हो गया. एक गाना है मतलब जो, क्योंकि मेरा जो पॉडकास्ट मोस्टली यू नो हिप हॉप फैंस कंज्यूम करते हैं. Lovely, yes. आप हिप हॉप से बहुत पहले से जुड़े हो. जी. एक गाना है, मैं सोचता बाद में पूछूंगा, लेकिन अभी यू नो इतनी सही बात चल रही है, यू नो अकॉर्डिंग टू द आपके करियर ग्राफ को लेके जैसे स्टार्ट हुआ करके. आप जैसे आई थिंक जब बीट फैक्ट्री खुल गया था, जी उसके बाद एक गाना है 900 बाई. जी. इसकी क्या स्टोरी है, यू नो फ्रॉम गाना बनने से लेके वीडियो तक? ओ एब्सोल्युटली, आई टेल यू, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक्चुअली. बीट फैक्ट्री खुल गया था तो उसमें हमारे पास एक स्टूडेंट है इन वन ऑफ द बैचेस, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली मैन, उसका नाम था अमन. सो ADX वो बोलता था अपने आप को. सो ही इज वेरी टैलेंटेड म्यूजिक गाय एंड यू नो वी यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम हमारे स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि मैं भी पर्सनली यहाँ होता था, टू नर्चर दैट टैलेंट कि यार बिसाइड प्रोडक्शन इसमें और क्या बात है बंदे में. सो ही वॉज अ रैपर एंड मैंने इससे पहले हिंदी रैप या वो सब इतना सुना नहीं था. आई थिंक मे बी 1 or 2 थिंग्स, वो जो बहुत अंडरग्राउंड था. सो मुझे ज्यादा पता नहीं था, लेकिन आई हर्ड हिम एंड ही प्लेड अपने बैंड का म्यूजिक जो उसने पहले करा हुआ था. ही वॉज मेकिंग बीट्स एंड देन देयर वाज इक्का ऑन दैट एंड देयर वाज JB, you know, the other kids. So they all sounded great, but I was like, yeah, this guy Ikka, he stands out. But they're a band, so you know, maybe on the side के Beat Factory तो मैं वो कोर्स कर ही रहा है. I should call these people and see के क्या है इनमें, क्या जुनून है क्या. तो एक दिन मैंने अमन को बोला कि आप सब आओ. तो one day he came, I think with JB and Ikka. मैंने देखा इनकी राइटिंग, इनकी फोनेटिक्स एंड everything they're doing is so musically nice, musically, because मेरे लिए यार musicality जो है ना वो बहुत important है. It just can't be beats. It has to have some musicality. It has to make some sense. कुछ soul होना चाहिए. Just can't be, you know, simple. So I thought that जो भी वो कर रहे हैं उसमें खनक एक musicality एक वो है. तो that's where I said, you know, कि हम ये तो कर ही रहे हैं. I was planning to start my own label called Beat Factory Music. And I had signed Neha Bhasin, who's now very popular. I had signed a guy called Nick.
एक बंदा था राना, यूज्ड टू वर्क विद मीका, आई साइंड हिम. सो ऐसे 2-3 करके, तो मैंने कहा ये एक अलग कैटेगरी है. एक और बैंड था सिफर, इट साइंड, तो दैट वाज अ रॉक बैंड. सो आई हैड 4-5, आई वाज काइंड ऑफ फीलिंग लाइक कि मैंने 3-4 जॉनर्स, बिकॉज मुझे तो आता है, आई एम अ म्यूजिशियन, आई कैन पिक एनीथिंग एंड डू. And I wanted to do the music and I wanted to produce it. But this case, because it was hip hop, I'm like, this is cool. I love to make beats. This would be a great combination. Let them bring their tunes, their rap, their thing to my music. जैसे बाहर की रैप प्रोडक्शन होती है, मैं वैसे करना चाहता हूँ. जहाँ पे क्या होता है, there's no compositional work. I have already made some beats and music on my MPC, which is an authentic, hip hop piece. तो लोगों को पता नहीं था, लोग आके देखते हैं ये MPC, ये क्या है. फिर उनको पूरी हिस्ट्री बताता कि हिस्ट्री बनी इस पे हिप हॉप की. लोगों को पता नहीं था इंडिया में कि SP1200 क्या होता है. तो मुझे बड़ा मजा आता था इन लोगों, तो वो फिर और एक्साइट होते थे. सो आई यूज्ड टू मेक बीट्स लाइव एंड देन मैं कहता था मेरे को तुम ये मत समझो कि आई एम सम काइंड ऑफ अ बॉस और समथिंग. मैं यहाँ कुक करूंगा चीजें. आई विल प्ले कीबोर्ड्स, आई विल प्ले गिटार, आई विल प्ले थिंग्स, आई विल गेट साइबाल एंड व्हाटएवर. एंड इफ यू लाइक समथिंग इन योर वाइबिंग, स्पिट अ वर्स ऑन दिस. तो वो लाइव ही यहाँ पे वो एक रिएक्शन था टू माई वर्क एंड देन आई रिएक्ट बैक टू देम. सो that was the great energy that I found. They instantly started reacting. ऐसा भी हो सकता था that they didn't like my music and I was totally okay. ऐसा नहीं हुआ actually. हम एक के बाद ऐसे करते हैं. Then of course some of the music ADX as a student has also produced. So Nausabai was one of the songs that I first did which kind of made it. तो फिर हमने कहा यार अब क्या करें, we got to make a music video. Then we found another friend of ours, Kuldeep, who used to be a video editor. And I just bought this camera called Canon 70. So हमने कहा we will try to do like a budget underground kind of thing. And then किसी मेरी नेबर है यहाँ पे नीरू मेहता, वो खुद भी आर्टिस्ट है. तो उन्होंने कहा मेरा घर बन रहा है ऊपर, जगह खाली है. तो मैंने कहा हमको रॉ सा कुछ बैकग्राउंड चाहिए. तो कहते हैं शूट ओवर देयर. सो आई सेड ग्रेट. अच्छा हाँ, तो सम पार्ट ऑफ द वीडियो वी शॉट देयर. देन तो इट वाज लाइक अपने फ्रेंड से फेवर्स लेके बनाते हैं ना जैसे, तो वैसे वीडियो बन गया. एंड एट जीरो बजट then it came out and थोड़ा सा शुरू हुआ वहां से. वो बहुत अभी भी लोग फैंस सुनते हैं वो गाना, उसके बारे में बात करते हैं. मुझे लगता है कि मेरा जो पर्सन होता है, एक तो गाना बहुत मुझे बैंगर लगा था जब मैंने सुना था, और मुझे ग्राफिक्स उसमें अच्छे लगे थे क्योंकि उस टाइम पे इतने ग्राफिक्स मतलब हिप हॉप सीन में नहीं था कोई. हाँ नहीं, दैट्स ऑल कुलदीप, बिकॉज वो मोशन ग्राफिक्स वगैरह करता था. आई वाज आल्सो उस टाइम में क्या कर रहा था कि आई हैड स्टार्टेड अ लूप कंपनी कॉल्ड बॉलीवुड साउंड्स. तो मैं ये बीट्स जो बना रहा था सब कुछ, उसको मैं एज पैक्स भी रिलीज कर रहा था. So, I was trying to keep a safeguard business model in case the tracks don't work, my loops can work for people. हाँ, कोई तो वो प्रोड्यूसर लूप्स करके एक बड़ी कंपनी है, उनने पकड़ लिया कि यार ये इस कैटेगरी का, इंडियन कैटेगरी की चीजें चाहिए वेस्टर्न ऑडियंस में. तो वो बिजनेस भी एक्चुअली साइमल्टेनियसली थोड़ा सा शुरू हो गया था. आई स्टार्ट मेकिंग माय बीट्स इनटू लूप्स. सो सम आई यूज, सम आई पुट, सम आई यूज एंड पुट आउट बिकॉज आई ओन्ड द पब्लिशिंग. तो आई गॉट टू लर्न अबाउट बिजनेस ऑफ म्यूजिक. Great, but sir, the song was amazing. Thank you. फिर आप as a musician, sorry, as a musician काम करके फिर आपने खोला बीट फैक्ट्री. जी जी जी. फिर मुझे लगता है कि बीट फैक्ट्री के बाद you become a businessman. वेल मेरे में थोड़ी जीन्स तो है यार. देखो माय डैड इज अ बिजनेसमैन, सो हम एज अ चाइल्ड आप अपने फादर फिगर को भी आप फॉलो करते हो ना कि हाउ कैन आई टॉप माय फादर, हाउ कैन आई बिकम बेटर, बिकॉज आई सॉ हिम मेक मेनी बिजनेसेस इन लाइफ. एंड वो कभी एक चीज में, कभी फैशन हाउस था उनका, कभी had a ट्रैवल एजेंसी, कभी है. सो मुझे लगता था कि सिंगल पर्सन विद एन आइडिया, आई ऑलवेज बिलीव्ड दिस कि विदाउट एनी हेल्प यू कैन ट्राई एंड सी. सो ऑल्दो मैं सच में अपने आप को कोई बिजनेसमैन नहीं मानता, लेकिन इट यार एक्साइटिंग हो जाता है ना कि भाई इफ यू मेक समथिंग, हाउ डू गेट इट टू पब्लिक इन अदर फॉर्म. लाइक फॉर एग्जाम्पल लूप्स, इट्स यूर सेलिंग योर म्यूजिक बेसिकली, राइट, बट यूर नॉट सेलिंग एज अ सॉन्ग. आप दूसरे प्रोड्यूसर्स को जिनके पास लैक ऑफ आइडियाज हैं, या जो कीबोर्ड उतना अच्छा नहीं बजा सकते जैसे मैं बजा सकता हूँ, या जिसके म्यूजिकल कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट आइडियाज चाहिए, उनको एक सपोर्ट मिल जाता है. बिकॉज दैट टाइम पे क्योंकि टेक्नोलॉजी सस्ती हो गई थी, तो बहुत लोग म्यूजिक बनाना शुरू कर गए थे. सो दैट्स व्हाई द बिजनेस आइडिया केम फॉर बॉलीवुड साउंड्स एंड बीट फैक्ट्री. तो खैर द आइडिया केम पर्सन एंड आई नो, JSL, उसने शुरू करवा दिया वो. ये क्या स्टोरी है? ये मैंने सुनी है स्टोरी की. JSL Paji was the first student of Beat Factory Academy. ये सच है? 100% सच है. आगे की स्टोरी आप बताइए सर. ये सॉरी, पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि मैं एक दिन अपने स्टूडियो आया, तो यहाँ पे एक जेंटलमैन बैठे हुए थे एक सोफे के ऊपर. मैंने कहा भाई ये कौन है? तो कहते हैं कोई गार्ड नहीं था, कोई नहीं था, वो आ गए, वो बैठ गए यहाँ पे. तो मैंने कहा भैया आप कौन? तो उसने कहा मेरा नाम जसपाल है एंड आई एम अ फैन ऑफ योर वर्क. मैं आपका क्रेडिट पढ़ता हूँ, मुझे पता है आप ये करते हैं. आप बस जब काम कर रहे हैं, मैं क्या करूं, मुझे आपके बस पीछे बिठा ला, जस्ट वांट टू ऑब्जर्व आप क्या करते हो, क्योंकि मेरे को बहुत इंटरेस्ट है. मैंने कहा यार ये पॉसिबल नहीं है,
लेकिन क्योंकि भाई कोई आप काम करते हो ना, आपको इट्स लाइक यूर इन द शावर ना, बाथरूम में, कि यार मेरी गलतियां भी कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी गलतियां भी देखे, मेरा बाय प्रोडक्ट देखे। तो उस वजह से मैंने कहा यार ये तो नहीं हो सकता। लेकिन मैं सोच रहा हूँ, उस टाइम में साहिबाल से बात करता कि हम अकेडमी को नहीं खोलते, अगर हम खोलेंगे तो हम आपको बुलाएंगे। अब वो फिर आ गया एक दिन बाद, कहते सर ये चेक है। अब चेक हमने ले लिया, तो हमने कहा चेक तो ले लिया, अब तो अकेडमी खोलनी पड़ेगी। तो उस तरह से ही एक्चुअली बिकेम द स्टार्टर ऑफ द अकेडमी इन सम वे आल्सो। कैटलिस्ट के भी स्टूडेंट आ गया है तो बिजनेस बन गया ना, जब ग्राहक आ गया तो बिजनेस बन गया। चेक भी ले लिया जी, चेक ले लिया। तो फिर हमने कहा अब तो उसको डिलीवर करना पड़ेगा, वहां से उसका बड़ा हाथ है इसमें। तो ये मतलब आप सोच रहे थे, हाँ, जब जेसल पाजी आ गए, फिर आपने सोचा कि यार बीट फैक्ट्री अकेडमी खोल ही देता हूँ। जी। तो उस तरह से हमें भी पता नहीं था ना राज के ये वायबल बिजनेस भी है, क्योंकि जब मैं ये आइडियाज डिस्कस कर रहा था कुछ अपने म्यूजिकल फ्रेंड्स हैं जिनकी म्यूजिक स्टोर्स हैं, जैसे जो इक्विपमेंट बेचते हैं, तो सबने डिस्करेज किया, कहते अरे म्यूजिक प्रोडक्शन है तो बड़ा रेयर है, आप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की वो खोलो, का स्कूल खोलो। मैंने कहा तो बतेरे हैं यार, और मेरी स्ट्रेंथ मतलब is really production. You know, I am a good keyboard player, I'm not the best keyboard player. So it's better to show जिस चीज में मुझे लोगों ने पैसे दिए, what is it that they think. तो मैंने कहा मेरी really की चीज क्या है जो मैं किसी को सिखा सकता हूँ, और जिसका एक्चुअली कोई नॉलेज नहीं है इंडिया में इस वक्त। उस टाइम मैगजीन नहीं थी, यूट्यूब तो था ही नहीं। तो दिस बिकेम द आइडिया। तो हमने कहा करके देखते हैं कितने लोग आते हैं। फिर एक आया, फिर दो आए, उससे 3 4, फिर देन बैचेस बनने लगे, यू नो। फिर कई सारे महारथी यहाँ से निकले। अरे वो तो हमारा सौभाग्य है कि उन्हें हमें चूज करा। वो यार देखो राज, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बीट फैक्ट्री को मोर देन एन एजुकेशन स्कूल एक एनवायरनमेंट मानता हूं, जहां लाइक माइंडेड लोगों को एक ग्रो करने की फैसिलिटी मिलती है और नर्चरिंग मिलती है। देखो आप कहीं जाते हो ना जहां आपको कोई समझे ना, तो वो एक बहुत असमंजस, वो एक काइंड ऑफ असेंबली लाइन सी बन जाती है कि भाई ये करो ये करो ऐसे। हमने तो पहले ही बोला कि भाई म्यूजिक इज अ डिफिकल्ट फील्ड, एंड ये आप कर रहे हो तो ये जर्नी 6 महीने की नहीं है जो आप कोर्स कर रहे हो, ये जर्नी 5-6 साल जिंदगी भर की चलेगी। उसमें कहां आपको कौन से आपकी इंटेलिजेंस मार्केटिंग से सक्सेस मिलती है वो मिलेगी, लेकिन हाँ बेसिक्स ऑफ प्रोडक्शन एंड थिंग्स वेयर यू विल फाइंड नोवेयर, आपके रूट जो हैं वो पक्के करने और आपको एक डायरेक्शन में लॉन्च करना, मुझे लगता है हम बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमें खुद उससे पहले 12 साल या उससे ज्यादा एक्सपीरियंस इन द प्रोफेशनल इंडस्ट्री हिट्स बना के हो चुका है। सो आई फेल्ट कॉन्फिडेंट, बट स्टूडेंट्स ने हमें बनाया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। यस, ग्रेट सर। एंड आपकी 15 साल की जर्नी एकेडमी को खोले हुए, जी, ये कैसी रही? इट हैज बीन रिमार्केबल, बिकॉज मैं डेफिनेटली मानता हूं कि लाइफ में हर कुछ साल में एक चेंज आता है। सो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बिजनेस चलता है, उसका एक पॉइंट आता है, डिमिनिशेस, बट डिडंट हैपन। एवरी ईयर लोग हमसे प्यार करते रहे, and I think YouTube also became a medium because I think I was, I don't know if I can claim, but I was one of the first people जो हिंदी में म्यूजिक प्रोडक्शन के ट्यूटोरियल बना रहा था, जिसमें ना कोई मतलब, मैं तो जंगली सा, मतलब कोई इसमें कोई फॉर्मेट नहीं था, लेकिन स्टिल पीपल फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम अदर कंट्रीज, इंडिया तो था ही, वो प्यार करने लगा। उन्होंने मेरा नाम वो बना दिया, ये इंग्लिश बोलता है, क्योंकि आई एम फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल, सो आई नेचुरली स्पीक इन इंग्लिश, बट मैंने कहा मैं इंग्लिश बोलूंगा तो कोई पॉइंट में किसी का दिल नहीं छू सकता। तो मेरी हिंदी में बोलते बोलते कहीं ना कहीं इंग्लिश आती थी, तो उसको इंग्लिश बना दिया उन्होंने। सो द ऑडियंस स्टार्टेड लाइकिंग दैट। उन्होंने मेरी अगर पर्सनालिटी देखी तो मे बी दे सॉ सम काइंड ऑफ ट्रूथ और सम काइंड ऑफ लव फॉर व्हाट आई डू, तो वो देखकर उन्होंने कनेक्ट किया बीट फैक्ट्री से, जैसे कि इफ दिस पर्सन कैन टीच दिस टू मी और मैं यहाँ आ सकता हूँ तो आई वुड लव टू कम। सो उससे ऑडियंस यूट्यूब से, जबकि अगर आप देखेंगे हमारे को इतने फॉलोअर्स या व्यूज शायद इतने ज्यादा नहीं हुए आज लोगों के होते हैं, बट आई थिंक द राइट पीपल who saw that, who wanted to come, वो आए। तो that's why it's going, and भगवान करे it keeps going as much as people want। ऐसा वो है ना कि जिसको सीखना होता है ना जी, वो खोज करता है, वो ढूंढ लेता है। सही बात है, सही बात। वो ऐसा है कि अगर किसी को बॉडी बनानी हो तो चाहे सर्दी क्या गर्मी, वो तो जिम जाएगा ही। करेक्ट करेक्ट तो ये वो एक्सक्यूज नहीं देगा। जी 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 जी। सो हाँ वही हो जाता है, बट सी ओवर टाइम थोड़ी सी चेंजेस तो आते हैं। आई विल आल्सो स्पीक अबाउट सम एस्पेक्ट जो शायद कोई बात ना करे, लेकिन मैं कहना था नेगेटिव एस्पेक्ट भी आ जाता है। सो ओवर टाइम क्या होता है कि बीट फैक्ट्री में एज वी स्टार्टेड डूइंग वेल, एज इन स्टूडेंट्स अच्छा करने लगे, लोगों के आइडिया में, दिमाग में कुछ ऐसे भी आइडिया आने लगे कि भाई यहाँ आओ तो आप फेमस हो जाओगे। अच्छा, ठीक है। सो ये कोई बुरी बात किसी भी बिजनेस को नहीं लगेगी, सबको अच्छा लगेगा, ये करियर बना देते हैं। हाँ करियर बना। तो मैंने कहा वी हैव टू बी वेरी केयरफुल हियर, बिकॉज कुछ बच्चे आता, मैं घर में नहीं होता, मेरे फादर समटाइम्स ही इज देयर, मैं तो खैर यूएस में रहता हूँ, बट बीच में भी व्हेन आई वाज नॉट देयर, आई वाज ट्रैवलिंग फॉर वर्क और डूइंग फिल्म्स। सो कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ भी आते थे, वो कहते थे यार आप इनको समझाइए। तुम समझते आप
चाहते क्या वैसे? सो समटाइम्स हमें गलत आंसर मिलते हैं। मैं ये करके स्टार बनना चाहता हूं, मैंने कहा बिल्कुल गलत जगह है। अगर आप ये करते यू बी गारंटीड डिसअपॉइंटेड, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि यार हम उन लोगों को फिल्टर करके सीट दें, लिमिटेड सीट्स होती है जो एक्चुअली काम करना चाहते हैं, म्यूजिक सीखना चाहते हैं। समटाइम्स स्टूडेंट्स एंड टीचर का भी कोलैबोरेशन होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ जितने स्टूडेंट्स आते हैं वो सब उतनी ज्ञान लेके जाते हैं यहाँ से, ठीक है। लाइक एनी बिजनेस, सम कैन बी डिससैटिस्फाइड ऑल्सो, जिसमें शायद कभी कभी हमसे कहीं चूक हो जाती, या स्टूडेंट्स भी जो होते हैं वो या तो तैयार नहीं होते या उनको इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं है, दे कम एक्सपेक्टिंग काइंड ऑफ। तो हम अब कोशिश डेफिनेटली करते हैं, बिकॉज वी गेट अ लॉट ऑफ इंक्वायरीज कि यार जो समझ रहे हैं कि एक लंबी जर्नी है, 6 महीने की नहीं है। सो वी आर एबल टू प्रेजेंट, आई थिंक, रिस्पॉन्सिबली अ वेरी करेक्ट पिक्चर टू पीपल। ये बहुत जरूरी है। तो आई थिंक दैट्स द चेंज इन 15 years। दैट्स ग्रेट। मतलब म्यूजिक तो आप प्रोडक्शन सिखाई रहे हो, उसके साथ आई थिंक गाइडेंस करना भी बहुत जरूरी है। इट्स नॉट लाइक अदर एकेडमी के पैसे ले यहाँ भी आ जाओ, अपने को क्या मतलब। वो भी एक लिमिटेड सीट है, और मुझे लगता है कि जो बंदा आ रहा है उसके लिए भी ये चीज फायदेमंद हो कि हाँ भाई यहाँ से प्रॉपर सीख के गया, अब वो आगे जाके जी, क्योंकि बच्चों का सवाल होता है, पेरेंट्स का होता है कि भाई ये MBA कोर्स की तरह है कि मेरा बच्चा, मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ये कमाएगा कैसे? अब ये सवाल का जवाब देना तो पड़ता है। यू हैव टू बी ट्रूथफुल। तो मैनी पीपल वो एक्सपेक्ट करते हैं, वो समझते नहीं है कि ये कोई MBA कोर्स की तरह नहीं है कि भाई आपने कर लिया नौकरी, इसके बाद बहुत हार्ड जर्नी और स्किल सेट आपको बनाने हैं कि भाई यू हैव टू बी अ गुड प्रेजेंटर। टुडे म्यूजिक अलोन में आप कामयाब नहीं हो सकते। हाँ, पर अगर आप अच्छे रूट समझते ही नहीं म्यूजिक के, तो आप तो डेफिनेटली कहीं जाके आपका आप फंस हो जाओगे। बिकॉज एक ऐसा पॉइंट आएगा कि आपको ऐसा चैलेंज आएगा, कोई ऐसा काम आएगा आपके पास जिसकी आपके पास अगर नॉलेज या रूट्स नहीं होंगे तो आप पूरी तरह फंसोगे, एंड देन यू हैव टू ईदर स्टॉप वर्क या आपका नाम खराब होगा। सो आई थिंक अ गुड एजुकेशन विद पीपल, वो उसकी मेरा अभी भी वैल्यू है। आई नो कि यूट्यूब पे राज दे आर ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स, सच में, बिकॉज थिंग्स इतनी जल्दी चेंज हो रही ना, कोई नया प्लगइन आ गया, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, सब कुछ। सो हाउ डू वी कीप अप? हम उसके पीछे नहीं भागते। वी वॉन्ट टू इंश्योर कोर बेसिक्स, एनालॉग गियर, कहां से हिस्ट्री है, बनी क्या चीज, ताकि आपके रूट्स जो है, वो तो फिजिक्स ऑफ ऑडियो तो चेंज नहीं होती, वो तो चलती रहेगी। हमारा ह्यूमन हियरिंग उतनी है, वो रेंज तो चेंज नहीं हो। सडनली हमें कौए कुत्ते बिल्लियों की आवाजें तो नहीं सुनाई देने लग जाएंगी, उनकी जो रेंज होती है, तो वो तो उतना ही। उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे उसको सॉर्ट करते हैं, मास्किंग, अकूस्टिक साइंस वगैरह, तो जल्दी जल्दी नहीं हो सकती हैं चीजें। उसको महसूस करके एक स्टूडियो में, अब सपोजिंग मैं आपको बोलूं कि भाई यू हियर द साउंड प्योरली, अब अपने कमरा में जो स्पीकर लगा रखे वो किसी दीवार के पास है, तो मैं जो सुन रहा हूं आपको वो नहीं सुनाई दे रही, आपको आधी चीज सुनाई नहीं दे रही। तो मैं रेफरेंस, तो यू हैव टू कम टू एन एनवायरनमेंट एट सम पॉइंट इफ यू आर सीरियस, ठीक है। या तो आप इंटरमीडिएट हो जाओ, आप कहीं लेवल पे पहुंच गए हो, तो मे बी देन बीट फैक्ट्री इज नॉट राइट फॉर यू, फिर आप ट्यूटोरियल देके कर लो। लेकिन अगर आप बेसिक से शुरू हो रहे हो, आपको अकूस्टिक के बारे में नहीं पता, या आपको रूम के बारे में नहीं पता, या आपको पता नहीं कि रेफरेंस पॉइंट बहुत जरूरी है, उसके बिना आप कभी कोई चीज ऐसी बना ही नहीं सकते अपने घर में जो बाहर भी अच्छी साउंड करेगी, तो उसके लिए वो है। दूसरी बात क्या होता है राज, when you have somebody जो आपकी जर्नी फॉलो कर रहा है पर्सनली, आपके टीचर या जो काउंसलर्स यहाँ पे होते हैं, तो दे नो कि यार ये स्टूडेंट बहुत वीक है, ये स्टूडेंट बहुत ज्यादा है, इसकी ये एबिलिटी और इसकी ये नहीं है। एक जेनरिक खाना तो नहीं आप उस सब के ऊपर फेंक सकते ना कि यार मतलब उसको, तो वो हम कोशिश करते हैं बहुत केयरफुली, कोशिश तो करते हैं। अब उसमें ज्यादातर लोग खुश होते हैं, कुछ थोड़े कम खुश होते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ये हमारा पर्पस है सर्टन। बट दैट्स अ ग्रेट पर्पस। और मुझे सर ये भी लगता है कि आजकल जो भी यूथ है, जैसे जेनजी है, जो जनरेशन है, राइट, ठीक है, कि ना उनके माइंड में भी है कि वो आपको माइंड भी क्लियर होना चाहिए कि भाई मैं यहाँ सीखना आया हूँ, अगर आप आए मैं यहाँ आऊंगा स्टार बन जाऊंगा, वो भी बहुत गलत है। हाँ बिल्कुल, कि भैया वो आप, क्योंकि लोग स्टार ऐसे नहीं बने, उनकी भी 10-15 साल की मेहनत है। उन्हें जब पीक टाइम आता है तो वो भी आप सडनली, बहुत रेयर होता है कि ऐसे कि सडनली होता है, बट बहुत रेयर होता है कि सडनली गाना निकला, सुपर हिट होगा, पीक टाइम आ गया। तो बहुत लोगों की बहुत मेहनत। मुझे लगता है कि वो लोगों को ना, बच्चों को माइंड में वो सेट करना बहुत जरूरी है कि भाई आप नहीं बन सकते ऐसे स्टार। बहुत रेयर केस होते हैं, आप एक बार पूरा चीज सीख लोगे, उसके बाद मेहनत करोगे, अब वो आपके लक पे भी है, जरूरी नहीं है, बहुत मैटर करता है। बिल्कुल बिल्कुल मैटर करता है। आई थिंक आपने नोटिस किया होगा, सिंस यू आर सच अ बिग फैन ऑफ हिप हॉप एंड आप बच्चों को मिलते हैं, यू मीट सो मेनी स्टार्स ऑफ हिप हॉप, एंड आपको पता है, आप उनकी जर्नी आपने रिकॉर्ड करी हुई, प्रेजेंटेड टू पीपल। अब मेनी टाइम्स जो बाहर बच्चे, उनको लगता है कि यार ये तो बहुत सिंपल है, मैं तो रैप करके मतलब आई कैन बिकम फेमस, आई कैन मेक मनी, इट्स अ वेरी क्विक थिंग। सो वो अपने आप को गुमराह करते हैं, उनको ये समझ नहीं आता कि एक्चुअली इन रैपर्स की भी कहानी है जो रैप के अंदर है, उनका एक स्टाइल है, एक सेंस है, इट्स नॉट जस्ट दैट इजी। तो
इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए कि वो रियलिटी से थोड़ा वाकिफ रहे, कोई उनको डिस्करेज नहीं कर रहा, जरूरी है। एंड ऑब्वियसली एज पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल, ये हमारी सबसे पहली कंडीशन होती है कि फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाई यू वांट टू डू दिस। दूसरा यार देखो ऐसा है, आपको ना किसी एकेडमी ऑनेस्टली जाने की जरूरत नहीं है। पहले मैं ऑनेस्टली, आई नो माइट डैमेज माई ओन बिजनेस, बट ये जरूरी बताना, फर्स्ट गो ऑन यूट्यूब, अंडरस्टैंड बेसिक्स। एक छोटा डॉ जैसे FL स्टूडियो वगैरह, उस पर आप हाथ तो थोड़ा चला के देखो। डोंट थिंक एनी एकेडमी, नॉट ओनली इज गोइंग टू बी सम मैजिकल सोल्यूशन जहां ये हो जाने वाला है। जब आपका इंटरेस्ट पीक हो जाएगा और आपको लगने लग जाएगा कि हाँ यार, आई थिंक आई हैव अ नैक फॉर इट, बट मैं अपनी एजुकेशन बनाऊं, तब आप किसी एकेडमी जाओ, फिर आप देख सकते हो कि व्हाट कोर्सेज सूट यू एंड ऑल ऑफ दैट। बट इस चीज के बारे में आप सोचो, इट्स योर पेरेंट्स हार्ड अर्न्ड मनी, यू नो, डोंट जस्ट कम फॉर थिंकिंग के यहाँ आप आके या कहीं भी जाके या किसी या रैप या म्यूजिक कोई आसान रास्ता है टू फेम। इट इज नॉट, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। और दूसरा चलिए राज, आप मान भी लीजिए कि तुक्का लग जाता है, आप हिट जाते हैं, वो तो होता है। हाँ, हो भी गया तो आप सक्सेस मेंटेन कैसे करोगे अगर आपको काम ही नहीं आता? एक तो लग गया, वो एक बार तो पैसे खत्म हो जाएंगे किसी टाइम पे जी। दूसरा टैग लग जाएगा 1 hit wonder। बस एग्जैक्टली, तो 1 hit wonder भी अगर आप बन जाए, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि आप कर क्या रहे, क्यों जीते, पैसे कमाए कैसे, या हुआ क्या, वो फिनोमेना या वो स्किल लेवल आप में नहीं है, तो फिर आपको अपनी जर्नी शुरू करनी पड़ेगी। इसलिए आई थिंक जैसे कहते हैं चांस फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड। तो अगर आप प्रिपेयर्ड हैं और अपॉर्चुनिटी तब आपके पास आएगी, तो आपको राइड करना वेव को और उसको सस्टेन करना आई थिंक अच्छा रहेगा। इट विल बी इजियर। आई थिंक सर आपने काफी बहुत ही सरल शब्दों में आपने बयां कर दी बात, जो देख रहे हैं उनको समझ आ जाएगा। मुझे लगता है कि यही बेस्ट है भाई, फेम के पीछे मत भागो। और वैसे भी अभी मैंने कहीं पढ़ रहा था एक आर्टिकल में कि फेम क्या है कि फेम तो चला जाएगा, फेम का भरोसा नहीं ना। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। फेम इज लाइक योर गर्लफ्रेंड, कहीं भी छोड़ के जा सकती है। आपको टैलेंट ऐसा करना है बीवी की तरह की साथ रहे। आजकल तो बीवी छोड़ देती है, बट फिर भी टैलेंट आपका रहेगा तो आप कुछ कहीं पर भी हो दुनिया किसी को आप कुछ ना कुछ कर लोगे। करेक्ट, एब्सोल्युटली भाई। फेम के साथ भी फेम आपको कैश करना आना चाहिए। सो एक और स्किल आपको चाहिए कि भाई जब आप करें तो आपकी सोशल मीडिया स्किल्स आपको डेवलप करनी बहुत जरूरी है। यू नीड टू रियली लर्न हाउ टू ऑल्सो इंटरप्रेट कि भाई आपकी जो स्किल है म्यूजिक में और आपकी स्किल जो एंटरटेनमेंट वैल्यू की, उसको कंबाइन करके आप अपना करियर कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं। क्योंकि फेम ऑन इट्स ओन एक्चुअली मीन्स नथिंग। तो अगर वो हो भी गए आपकी गलती से, अगर कोई कोई वजूद नहीं है उसके पीछे, कोई रीजनिंग नहीं है, तो वो भी डाई आउट कर जाएगा। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई बिलीव दैट्स नॉट इनफ सर्टेनली। यस सर। एक चीज कैश आप बोल रहे थे, कैश पे मुझे चीज याद आई सडनली, मैं सर पूछ लूं आपसे कि आज के टाइम पे, क्योंकि आप सर इंडिया में बहुत सालों आपने काम करा, फिर आप यूएस, वहां भी आप खतरनाक काम करो, उसके बारे में आगे पूछूंगा आपसे। जी जी। कितना जरूरी है आर्टिस्ट के लिए आज के टाइम पे एक बिजनेसमैन होना? अगर वो चाहे वो सिंगर हो, रैपर हो, म्यूजिक प्रोड्यूसर, कुछ भी हो, उसके लिए कितना जरूरी है आज के टाइम पे? ये आपने इतना बढ़िया सवाल पूछा है। आई थिंक हम भूल जाते हैं कि ये जमाने बदल चुके हैं। हाँ। पहले जमाने में आपके पास मैनेजर्स होते थे, एक्टर भी होता था ना। हाँ। वो भी बोलता था कि यार ये फिल्म की प्रमोशन ये मेरा काम नहीं है, मैं तो एक्टिंग करता हूं। आज के डेट में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते अनलेस यू लर्न अ स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ये बिजनेस चलता कैसे। क्योंकि जैसे कहते हैं कि भाई आज प्रोडक्ट भी कम मैटर करता है, मार्केटिंग मैटर करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ओवर मार्केटिंग करें, लेकिन प्रिंसिपल्स जो हैं, जो जैसे कहते हैं ना कि ड्यू डिलीजेंस, कि अगर सपोजिंग आप वीडियो बनाते हैं तो आप घर में तो बैठ के टीवी में नहीं देखेंगे, यू विल पुट इट ऑन यूट्यूब। मगर आपको यूट्यूब की टैगिंग नहीं आती, आपको ये नहीं पता कि आप इंस्टाग्राम शॉर्ट्स क्या होते हैं, आपको ये नहीं पता कि इन्फ्लुएंसर क्या है और कैसे आप उनको यूज कर सकते हैं टू पुट द वर्ड आउट। तो जब आपकी बात, आपका गाना, आपका टैलेंट, आपका आर्ट लोगों तक ही नहीं पहुंचेगा तो कितना अच्छा है वो, उसका कोई फायदा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। तो ये तो आप भैया कमर कस लो, आप इसमें मान के चलो कि वो तो स्किल आपको सीखनी है, नहीं तो करो ही मत आप। सर्टेनली बिल्कुल एसेंशियल है। मेरे ऐसा बंदा बिल्कुल आर्टिस्ट टाइप बंदा है। मुझे भी जब ये रियलाइजेशन हो गई मैं भागते रहा इससे पहले, ये हो गया वो गया, इंटरव्यू में आता है, मैंने पीआर एजेंसी हायर करी, ये वो मुझे पार्टियों में बोला, मैंने तीसरी बार कह रहा भाई मुझे माफ करो, ये कौन लोग हैं पार्टियों में, मैं कुछ जानता नहीं, ये खोखलापन सा लग रहा है मुझे। तो मुझे भी रियलाइज हुआ कि ठीक है चलो इस फॉर्मेट में नहीं, लेकिन किसी फॉर्मेट में तो मुझे अपनी पर्सनालिटी, अपना म्यूजिक, अपने आप को लोगों को प्रेजेंट करना है इन द वे आई थिंक इज द बेस्ट। तो वो आपको करना जरूर है। आपका पीपल स्किल्स अच्छा होना चाहिए, आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन विद एन ऑडियंस अच्छा होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यू बिकम ओवर स्मार्ट एंड यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स कि मैं अब इसको, ये बड़ा बंदा इंपॉर्टेंट है, मैं इसके पीछे चक्कर, नो।
जहां आपका दिल मिलता है, वेर यू फील दैट कोई म्यूजिक कंपनी का सपोज है आपको बंदा मिला, आपने कोशिश करी, आप कोशिश तो करो, आप ईमेल नहीं करोगे तो आप ये कैसे कर सकते हैं अरे वो नहीं उठाएंगे, आपको नहीं पता 7वीं ईमेल लोग उठा लेते हैं, यार ये बंदा बड़ा परसिस्टेंट है। तो मार्केटिंग में भी और और चीजों में परसिस्टेंस भी एक बहुत जरूरी चीज है। एक सिर्फ मार्केटिंग स्किल नहीं है, मार्केटिंग के साथ परसिस्टेंट भी होना पड़ेगा। ये नहीं कि यार वो तो दरवाजे ही बंद हो गए, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा। मैं बहुत लोगों को देखता हूं ऐसे कि भाई दे लर्न अबाउट मार्केटिंग, दिन एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, दे जस्ट गिव अप। भाई इफ यू आर, दैट इज व्हाई कहते हैं ना कि वो करो जैसे तुम्हें प्यार है, क्योंकि जब तुम फेलियर भी में तुम होगे ना तो तुम बाय डिफॉल्ट वो ही कर रहे होगे। तो बाय डिफॉल्ट कर रहे हो तो फेलियर से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब करना वही है, आता वही है। तो परसिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक, अलॉन्ग विद अंडरस्टैंडिंग बिजनेस। बहुत जरूरी है, अदरवाइज अभी बहुत कम आर्टिस्ट है जो बिजनेस समझते हैं कि भाई ये गाना मैंने बनाया है, इसको मैं इतने में बेचूंगा जी इस XYZ लेबल को करके। और बहुत सारे जो यंग आर्टिस्ट है उनको देखता हूँ कि ना उनको वो दे आर प्योर आर्टिस्ट, जस्ट मेक म्यूजिक कि मैंने गाना बना दिया। अब दे डोंट नो कितना पैसा में बेचना है, कितने पैसे में बेचना है, किस लेवल को बेचना है, इसकी मार्केटिंग क्या करनी है, यार मैनेजर भी चाहिए करके। तो ये अब बहुत लैक हाँ है, बिकॉज वो ये था कि गाना बनाने में इतनी ताकत लग गई, गाना बनाने में जान लग गई, तो आदमी की जान सूख जाती है तब तक, और आदमी को लगता है कि बस अब किसी तरह से इसको निकाला। आई एम नॉट राइट, लाइक आई एम श्योर जो लोग ये देख रहे हैं उसमें से 90% फिर से जो गाने बनाते हैं या करते हैं कि यार उसी में इतनी ताकत सीखने में, मिक्सिंग करवा ली, मास्टरिंग करा ली, फिर वीडियो बना लिया, फिर आर्टिस्ट चेंज कर दिया, लिरिक्स चेंज कर दिया, नहीं अच्छा नहीं लग रहा, फिर अप्रोच करते हैं 1 महीने बाद। बहुत लगता है, आई नो पीपल थोड़े शॉर्ट टर्म में गाना बनाते हैं, लेकिन वो कैटलॉग भी बनाने की कोशिश करते हैं अपनी कमियां उसमें। तो बाय द टाइम दे आर डन विद द सॉन्ग, उनमें वो ताकत ही नहीं बचती कि वो कहते यार ये तो किसी तरह चल जाना चाहिए। क्योंकि भाई देखो, आपको अपने गाने के साथ प्यार भी हो जाता है ना, यू लिविंग विद इट सो लॉन्ग, तो आपके पर्सपेक्टिव में आप फंसे हुए हो, सो दैट हैपेंस। तो हाउ आर यू गोइंग टू हैव द एनर्जी टू ट्राई हिट? तो या मान के चलो कि दैट्स नॉट द एंड पॉइंट, आप अपने आप को 1 महीने 2 महीने और दो आफ्टर यू फिनिश, यार कोई इसको क्रिटिक भी कर ले थोड़ा सा। थोड़ा सा मैं किसी इंसान से पूछ भी लूं। ऑल द म्यूजिक एक बहुत इट्स अ पर्सनल थिंग, एंड उस पर डिफरेंट लोगों के डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा किसी की बकवास सुन के अपना गाना चेंज करो, ये भी मत करो, लेकिन आपको एक ओवरऑल कंसेंसस तो मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपकी मार्केटिंग की तरफ कि यार मुझे एक रिएक्शन मिल गया, कोई कुछ सजेशन दे सकता है, हो सकता है उसमें कोई सजेशन में आपको पसंद आया। तो अगर आपने वो स्टेज करी नहीं है तो फिर कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सडनली आप बाहर पहुंच जाओ? तो आई थिंक जर्नी में आप एक बार करोगे, आप फेल करोगे, फिर आगे आपको लगेगा आपको मार्केटिंग ही नीड है, फिर आदमी चेंज भी होते, लोग चेंज होते हैं, दे लर्न एंड ग्रो। सर एक चीज मेरे को जाननी है, और मैं चाहता हूँ कि जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए, बिकॉज यू हैव वर्कड अ लॉट, और बहुत सारी एल्बम्स पे आपने काम किया है, जो पता नहीं, मैंने बहुत सर्च करी, मुझे मिली नहीं। ओके और मैंने सुना बहुत अच्छा काम है। एक वेडिंग एल्बम थी विद GSL पाजी, वो क्या स्टोरी है उसकी भी खतरनाक कुछ? हाँ, दैट वाज एन एल्बम दैट आई गॉट फ्रॉम म्यूजिक टुडे, तो उसका नाम था वेडिंग एल्बम। तो वो क्या चाह रहे थे कि नोन सिंगर्स जो हैं उनके साथ जो ट्रेडिशनल फोक पंजाबी संगीत होते हैं ना, जो आप शादियों में गाते हैं या मेहंदी होती है उसमें गाते हैं, उसका करेजा, बट इन अ वे दैट जैसे दे वांटेड टू सेल इट टू पीपल जिनकी मैरिजेस हो रही है, तो वो फोक गाने जो पंजाब में लोग जानते हैं उसमें। सो वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उसमें 70 गाने करने थे। सो इन दैट आई न्यू दैट 1 महीने में 70 गाने मैं तो नहीं कर सकता। सो बट वो ट्यून्स तो उन्हीं की थी, अरेंजमेंट एंड प्रोडक्शन का काम था ज्यादातर वो, सो रिकॉर्डिंग, सो दैट वाज अ होल टर्न की प्रोजेक्ट। सो उसमें आई आस्क्ड JSL, उस टाइम स्टूडेंट थे एंड ही हैड पास आउट, सो ही उसको कुछ एक वर्क एक्सपीरियंस था कि मुझे किसी प्रोफेशन में आप इन्वॉल्व करो, प्रोफेशनल काम। मैंने कहा आई थिंक दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी। सो इट वाज हिम एंड एक राना शाद है जो मीका के शागिर्द थे, ही यूज्ड टू बी अराउंड, उनको भी मैंने साइन किया एज अ सिंगर। सो मैंने कहा इनको, राना शाद को बहुत अच्छी सेंस थी फोक म्यूजिक की, मुझे इतनी नहीं है बिकॉज आई एम नॉट पंजाबी, बट आई वाज ऑलवेज हायर्ड फॉर माय प्रोडक्शन टैलेंट। तो मैंने कहा दिस विल बी अ नाइस कॉम्बिनेशन, मेरा थोड़ा लोड जो है कम हो जाएगा, एंड इट विल बी ग्रेट एक्सपोजर फॉर JSL कि भाई तू सीख ले यहाँ पे कि क्या करना है, प्रोफेशनल प्रेशर क्या होता है, मेनी थिंग्स एंड मेनी बिग आर्टिस्ट आर कमिंग। तो सडनली आप सम बिग पीपल आते तो आपको रियलिटी पता चलता है कि आपके हाथ कांप रहे, क्या हो रहा है। सो इन दैट आई इन्वॉल्वड हिम, एंड वो 70 सॉन्ग्स की एल्बम थी जो हमने यहाँ पे करी, महीने में एग्जीक्यूट करी म्यूजिक टुडे कंपनी के लिए। उसमें काफी सारे अच्छे आर्टिस्ट हैं, सम ऑफ देम शफकत अमानत अली वाज वन ऑफ देम, देन आई थिंक कब मैं थोड़े से नाम भूल रहा हूं बिकॉज़ चीज को थोड़ा टाइम हो चुका, यू हैव टू गिव मी,
some leverage. तो उसमें मेल फीमेल सिंगर्स जो है काफी नोन पंजाब के लोग जो है वो थे. So that album then went on to get I got the IMA award for production of that album. Right. And वो award मुझे I think I was selected by जगजीत सिंह जी. सुनने में आया कि he said कि I have not heard Indian sound like that in a long time. तो मैंने कहा ये बस तारीफ आपको किसी रिस्पेक्टेड आदमी से एक से मिल जाए वो मिलियन लोगों की तारीफ के बराबर होती है. सो दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. एंड देयर वर मेनी, मैंने ऐसे बहुत सारी चीजें करी, सब तो नोन भी है. मीका की एल्बम गबरू है, आई डिड दैट. सो मीका बिकेम अ डियर फ्रेंड. फिर मैंने एक एल्बम शेरे पंजाब करी थी. देयर वाज मीका, देन देयर वाज आल्सो वेरी बिग स्टार सरदूर सिकंजी. ही इज नॉट ऑब्वियसली इन दिस वर्ल्ड एनीमोर. कुलदीप मानक, नौसो भाई भी थे ना. हां, नौसो भाई. आई वाज ट्राइंग टू प्रमोट देम. तो वो यूनिवर्सल म्यूजिक के साथ हमने करी थी, यूनिवर्सल के साथ करी थी. सो उसमें मैं पंजाब गया तो एक कप्तान लाडी मेरे फ्रेंड, इज अ वेरी नोन आर्टिस्ट. तो वो मेरे यस हाँ, सो ही वो मेरे इतने अच्छे दोस्त थे, उनने मेरे लिए हेल्प किया बिकॉज मैं आर्टिस्ट को जानता नहीं था, सरदूल जी को. तो एल्बम तो दूर की बात, मेरी खातिर वही पंजाब में पहले तो सबके घर गया, उन्होंने रोका अपने घर में, खिलाया पिलाया. मैंने यार ये क्या हो रहा है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते बन गए उनके घर. वो कहते जब तक आप खाओगे नहीं हमारे साथ हम गाना नहीं गाएंगे आपका. सो बिकॉज आई मीन आई गॉट लॉट ऑफ लव. एंड देन सरदूल जी के बच्चे हैं, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं. नो माय वर्क, मेरा सारा म्यूजिक उन्होंने सुना. सो वो बड़े खुश हुए उनके घर मेरा. तो इट वाज अ होल लाइक थिंग. तो उसमें कुलदीप मानक जी भी है, मेनी पीपल जैसे जो अब लेजेंडरी हो चुके हैं. तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा सौभाग्य था कि आई गेट टू वर्क विद देम. सो वो यूनिवर्सल से आई थी. देन देयर वर मेनी थिंग्स. शेल वाज एन आर्टिस्ट जिसको मैं प्रोड्यूस करता था. शेल ओसवाल, हाँ, या सो दैट्स ऑल माय सॉन्ग. सो उसमें एक और भी आर्टिस्ट थे, विद्युत गोस्वामी. तो आई थिंक दैट हीरे वाज हिज सॉन्ग, बट और गाने थे उसमें वो मेरे थे. एनीवे, सो आई यूज्ड टू लाइक वर्किंग विद हिम. एंड सो इस तरह से द मेनी एल्बम्स. देन ऑफ कोर्स देयर इज लॉट ऑफ माय इंटरनेशनल वर्क व्हिच is there to talk about. तो मैं इसके बारे में बात करूंगा. बट एक ग्रूव पंजाब एल्बम थी which is very close to my heart. वो लोग उसके बारे में जानते नहीं बिकॉज वो बिग म्यूजिक से आई थी. सर अभी है इंटरनेट में, क्योंकि मैंने I think so because T Series now owns the right to that. Okay. I'm very proud of that work. वो शायद उसको promotions नहीं मिली तो उस टाइम पे बाहर नहीं आई. But there's a lot of funk and real hip hop kind of old school music but with Indian and Punjabi folk tunes sung by very good singers. So उसमें राणा भी और कुछ नए लोग भी थे और कुछ एस्टैब्लिश्ड लोग भी थे. आई फॉरगेट बिकॉज़ नाउ इट्स बीन अ लॉन्ग व्हाइल. सो ग्रूव पंजाब, अगर पीपल वांट टू लुक अप, आई थिंक दे विल रियली एंजॉय. उसमें हुस्ना दी सरकार एक गाना था मेरा व्हिच इज वेरी पॉपुलर. देन सोना यार मेरा एंड ऑल दैट. सो मुख्तियार जी एक हैं, ही इज अ नोन लिरिक राइटर. मुख्तियार बाजी, हाँ. तो मुख्तियार जी जो है, ही बिकेम लाइक माय राइट हैंड मैन. सो ही हैड, मैं तो यार पंजाबी समझता नहीं, सो वो लिरिक्स इतने बढ़िया लिखते थे. And then used to introduce me to some folk tunes also. So we used to use some of the folk tunes and change them around. And I added my western, 7th chords, change the flavor. थोड़ा सा westernize भी कर देता था मैं, थोड़ा सा western composition में भी घुस जा. So it was a great way to present them into the jazz funk space, क्योंकि वो ही मेरा main space है. What I love. And orchestral western classical वगैरह में मेरा interest है. So वो मुझे एक मौका मिला था to be just myself. So if people want to find that, I think they'll enjoy it. Definitely, मतलब अगर नेट पे मिल जाए तो बहुत बढ़िया. मैंने सर्च किया था, मुझे थोड़ा दिक्कत होगी लेकिन मैं अच्छे सर्च करूंगा. I appreciate it, thank you. कहीं ना कहीं से मिल जाएगी. I hope, yeah. सर ये जब आप लेबल्स के साथ काम करते हो या बॉलीवुड जी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के साथ, तो बड़ा प्रेशर होता है. जैसे अभी आपने बोला ना कि वो वेडिंग एल्बम करनी थी और 1 महीने में 17 गाने. तो मैंने मोस्टली बहुत सारे जो मैंने आर्टिस्ट का भी इंटरव्यूज पॉडकास्ट किया तो उनका ये होता है कि भाई वो रातों को आता है, सुबह तक गाना चाहिए. जी. तो ये हमेशा से ऐसा रहा है कि मतलब हाँ बिकॉज क्या होता है कि म्यूजिक को ना किसी भी फील्ड में, फिल्म में या जिंगल वर्क में एज एन आफ्टर थॉट समझा जाता है, क्योंकि जिंगल्स वगैरह इज अ क्रिएटिव एजेंसी. तो जिंगल तो एक हिस्सा, उनका पब्लिश भी हो रहा है, प्रिंट भी हो रहा है, उनका टीवी एड भी बन रहा है. तो म्यूजिक एक हिस्सा होता है. तो जब क्लाइंट एक टाइप का कॉन्सेप्ट उनका अप्रूव कर दे तो फिर वो इधर उधर भागते हैं कि यार रात को फोन आ रहा है भाई 7-8 बजे कि हम आ जाएं, 12 बजे हमें जिंगल चाहिए, सुबह 10 बजे क्लाइंट के घर जाके प्रेजेंट करना है. सो हैविंग योर ओन पर्सनल स्टूडियो इज अ बिग थिंग. तो हाँ, करना पड़ता है. इट इज लॉट ऑफ प्रेशर. आप बैठे हो, आप रिलैक्स कर रहे हो सडनली. सो इफ यू वांट टू बी इन द बिज यू हैव टू एक्सेप्ट इट. यस, सर्टेनली. वैसे मतलब ठीक है, तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक लगता है मेरे को. बट अब रातों को आया, सुबह गाना चाहिए. अब या तो अगर बंदा खुद लिखता ना हो, फिर वो लिरिसिस्ट को कॉल करेगा, भाई आ. तभी तो टीम होती है ना कि भाई आप कुछ लोगों से फेमिलियर हो जाते हो. आप किसी उस टाइम पे अगर स्क्रैच बनाते हैं पहले तो गाना जब वो बोलते हैं एक्सपेक्टिंग अ स्क्रैच. स्क्रैच का मतलब होता है कि भाई किसी तरह से एक बॉल पार्क आइडिया जिसको वो अप्रूव या रिजेक्ट कर सकें. तो अगर आपकी टीम होती है ना, एंड यू आर वर्किंग विद लिरिसिस्ट और म्यूजिशियन और समथिंग, मुझे गिटार चाहिए ही चाहिए, एंड देयर अराउंड, तभी तो स्टूडियो में वो बन जाते हैं ना, व्हाट यू से, ग्रुप्स बन जाते हैं, फैमिलीज बन जाती हैं, क्लैन्स बन जाते हैं, या
जैसे बोलते हैं ना, वो नेपोटिज्म ही बोला उसको एक तरीके का। तो वो अपने लोगों को चाह, बिकॉज उनने साथ दिया उस टाइम में भाई जब कोई नहीं होता। तो वो जरूरी है, बिकॉज समटाइम्स यू कांट डू इट अलोन, एंड समटाइम्स आइडियाज आपको चाहिए होते हैं। कभी कभी एक छोटे से मैंडोलिन पीस से एक मेलोडी का आइडिया स्ट्राइक होता है, वहां कहीं और बन जाती है चीज। सो हैविंग मोर माइंड्स देन जस्ट वन, वो होता है। बाहर की फिल्म्स में जहां मैं काम करता हूं, मैंने इंडिया में भी एक्चुअली डन 2 फिल्म्स। वन इज कॉल्ड से सलाम इंडिया, उसमें वो क्रिकेट की फिल्म थी, एंड देन देयर वाज वन कॉल्ड सॉरी भाई। सो दीस 2 फिल्म्स यू सीन। सो दैट, हाँ, सो वो उसका जो म्यूजिक, मतलब मैंने कम से कम 80 गाने बनाए तो 8 सेलेक्ट हुए। तो अब धड़ाधड़ बना रहे, तब उसमें क्या हो जाता है कि इट्स नॉट ओनली कि कितने बजे फोन कर रहे हैं, इट्स लाइक एक्टर को भी पसंद आना चाहिए गाना, डायरेक्टर को पसंद आना चाहिए, प्रोड्यूसर को पसंद आना चाहिए, प्रोड्यूसर के घर में जो हाउस हेल्प है उसको पसंद है। तो वो सब जगह टेस्ट करते हो। मैंने कहा भाई इतने लोगों को साथ में इंप्रेस करने में, यू अंडरस्टैंड हाउ मेनी थिंग्स यू हैव टू डू। तो इमेजिन वो ने शूट का डेट फिक्स कर दिया है, तो अगर टाइम ही नहीं, वो कल बोल रहे हैं, तो फिर कल से स्क्रैच आने शुरू आपको करने पड़ेंगे, नहीं तो यू फॉरगेट इट। तो ये तो आप मान के चलो किस तरह का प्रेशर होता है, यू नो, इट इज देयर। बट काम भी है और प्रेशर भी है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। या कूल। अच्छा सर, मेरे को ये जानना है, यू नो, कि आप शिफ्ट हो गए यूएसए, यू नो, बहुत सालों से आप वहीं हैं, यू नो, और आप शिफ्ट किए हुए फॉर बिगर बिजनेस, और यू नो आपको लगा कि यहाँ पर मुझे ये भी एक्सप्लोर करना चाहिए क्योंकि यू आर इनटू जैज म्यूजिक पहले। यार इसकी कहानी एक्चुअली इज नथिंग टू डू विद ऑल दैट। ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है मेरे, और एक काइंड ऑफ थोड़ा सैड भी है, बिकॉज मैं जब यहाँ से गया ना राज, आई वॉज वेरी एंग्री विद इंडिया। आई वॉज वेरी एंग्री विद where my career was going, I admit it. So जो मैं चाहता था करना, मैं बहुत कोशिशें कर रहा था, क्योंकि मैंने बीट फैक्ट्री म्यूजिक लेबल जो वो खोला था ना, I had signed इक्का, नौसबाई एंड नेहा बसीम एंड एक और बंदा है निक करके, एंड देन I had सिफर भी जानते हैं लोग बैंड। So I was thinking कि यार this is my great opportunity to bring independent music, and you know जो मेरे influences है western, एक तरह से उसको इंडियन ऑडियंस के लिए बाहर का म्यूजिक with Indian culture you know परोस के उसको प्रेजेंट करना। So एक तरह नहीं था, it was 4 diverse things। यार वो एक के बाद एक I shot videos abroad and everything, nothing worked। उससे मेरी भी गलती है कि मुझे मार्केटिंग के बारे में, मैं पैसे लेके MTV पहुंच गया कि भाई चला दो ये वो, तो मुझे पता नहीं था कि भाई क्या, हाउ डू यू प्लेस अ वीडियो, व्हाट डू यू डू, मुझे यूट्यूब में करना चाहिए था, कुछ नहीं पता था। सिर्फ वीडियोस बनाए, खुद का इन्वेस्टमेंट भी करा, सारा म्यूजिक मेरा। सो कुछ नहीं चल रहा था। एक के बाद आई लॉस्ट आउट ऑफ मनी एंड आई ऑल्सो लॉस्ट फेथ इन माई सेल्फ। सो मुझे लगा कि यार मैं 4 चीजें करके एक ही नहीं चल रही, तो या तो मेरे में बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है एंड आई एम होपलेस, मुझे या पल्स ही नहीं पता है कि लोगों को क्या चाहिए। तो 2 महीने तो मैं रोता भी रहा, लाइक बात ही नहीं करता था, स्टूडियो भी नहीं आता था, एंड आई स्टार्ट गेटिंग सम काइंड ऑफ, जैसे रिजेंटमेंट होती है ना, सो मुझे मैसिव एक रिजेंटमेंट होने लग गई कि ये जगह ठीक नहीं है ना है। सो मैं उस टाइम रेडी था कि यार मैं अमेरिका जाके मैकडॉनल्ड्स में भी जॉब कर लूंगा, लेकिन यहाँ नहीं काम करूंगा। लेकिन वो एक टाइम पीरियड था जिसमें एक ट्रांजिशन हो रही थी कि मैं बीट फैक्ट्री के कारण लॉस एंजलिस गया था, क्योंकि एक प्रो टूल्स करके एक सॉफ्टवेयर है जो हम लोग यूज करते हैं, तो उसकी एजुकेशन अगर मैं करना चाहता हूँ बीट फैक्ट्री, तो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि मैं उनका कोर्स करूँ, देन मैं एक सर्टिफिकेट डिग्री यहाँ पे स्टूडेंट्स को दे सकता हूँ। तो मैं वो कोर्स 10 दिन के लिए करने गया था, लेकिन उस 10 दिन में कुछ ऐसी मैजिकल जैसे हो जाता है ना, कोई चीजें हो गई जिससे कि कुछ रुख मेरे माइंड का पक्का हो गया, जो मैं सोच रहा था कि मुझे वहां जाना चाहिए। तो उस चक्कर में जब मैं वहां गया तो 2 दिन में कुछ मैं ऐसे लोगों से मिला जिन्हें कहा आप अपना बोरा बिस्तर बांध दिए एंड आप यहाँ जाते। मैंने वाइफ को फोन किया, आई बिलीव देम। लॉस एंजलिस भी एक जगह है जहाँ पे अजीब किस्म के लोग भी हैं जो लोगों को बहुत चढ़ाते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन मैं शायद बेवकूफ था या मुझे सही लोग मिल गए। मैंने किया अपनी वाइफ को फोन और हम एक्चुअली मूव हो गए, एंड दे गिव मी द अपॉर्चुनिटीज जो मेरे लिए मतलब मिरेकल के बराबर है। कैन यू इमेजिन, मैं वहां गया एंड मेनी थिंग्स हैपन, फ्रॉम रेजिडेंट प्रोड्यूसर जॉब एट कैपिटल रिकॉर्ड्स, एट मोटाउन रिकॉर्ड्स, ओके, जहाँ पे दरवाजे पे दरबान खड़े होते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े आर्टिस्ट जो है वो अब जो बहुत बड़े बन गए, वो जाके अपने गाने बजा के वहां से उनको फेंका जा चुका है एंड घुसने नहीं दिया है बिल्डिंग में। उस बिल्डिंग में मेरी रेजिडेंसी थी। ये सब मुझे बहुत एंजेलिक लोग हैं, निक है, रीमो है, इनका नाम मैं लेना चाहता हूँ लॉस एंजलिस में, रॉजर है, इन लोगों ने मेरे में बहुत बिलीव किया और ने विद इन फ्यू मंथ्स मुझे वहां पहुंचा दिया। बल्कि मेरा गाना था एथनिक फंक,
जो मैंने इंडिया में रिलीज किया किसी ने पूछा नहीं, लेकिन वो उन लोगों ने सुना। पेंसाडोज प्लेस करके एक बहुत फेमस एंटिटी है लॉस एंजलिस में, और उनका अवार्ड होता है पेंसाडो अवार्ड फॉर म्यूजिक, एंड वो मुझे अवार्ड मिल गया। आई जस्ट somebody asked me to send my song that I did, and वहाँ से इंटरनेशनल बहुत लोगों के गाने आते हैं सब कुछ, तो वो उतना पसंद आया उनके जो हेड लोग हैं, they gave me the award। तो वहाँ मैं खड़ा हूँ स्टेज पे और सामने नीचे क्विंसी जोन्स बैठे हुए हैं और बहुत सारे नॉन मिक्सिंग इंजीनियर्स हैं, शायद उनका लोग ऑडियंस लोग नाम नहीं आते, लेकिन माइकल जैक्सन जिसने प्रोड्यूस किया है, जिसने वैन हेलन वगैरह प्रोड्यूस किया हुआ है, ग्रीन डे प्रोड्यूस किया है, मतलब ऐसे बैंड्स अगर आप नाम जानते हैं तो उनके प्रोड्यूसर्स, उनके मिक्सिंग इंजीनियर्स जो बैठे हुए हैं। और मुझे अवार्ड मिला, मैं ऊपर गया तो मैंने वही बोला कि यार मिले तो ये अवार्ड है कि इन लोग मेरे सामने बैठे हुए। सो मुझे अमेरिका जाते अमेरिका ने बहुत कुछ एकदम दे दिया। फिर एक और चमत्कार भी, अमेरिकन सिटीजनशिप यूजुअली 10 साल लगते हैं किसी को। यस। सो जब मैंने एक्चुअली इंडिया में कमाया, बीट फैक्ट्री नाम सब कुछ वो सब मिला के, अवार्ड्स मिला के, मुझे ईजियर पाथ मिल गया। दे टोल्ड मी दैट यू कैन गेट एन EB1 कैटेगरी। EB1 होता है साइंटिस्ट कैटेगरी, लाइक जो आइंस्टाइन को मिला हुआ है, बहुत इस तरह के लोग, तो वो कैटेगरी का उन्होंने मुझे ग्रीन कार्ड दिया, एंड सडनली आई वाज ऑन माय पाथ टू बिकमिंग अ सिटीजन। सो बहुत सारे इंडिकेशन साइंस होते हैं ना कि भाई दिस प्लेस इज अट्रैक्टिंग यू। फिर बड़े मजेदार चीजें हुई। आई गॉट टू मेरे गाना 2013 में ग्रेविटी मूवी आई थी, सैंड्रा बुलक एंड जॉर्ज क्लूनी। सो वन ऑफ द सॉन्ग्स गॉट प्लेस्ड इन दैट मूवी, मेरा क्रेडिट आया। सो ये सब प्रोफाइल बिल्डिंग अपने आप उसी साल से शुरू हो गई। देन सडनली उसी साल या उसके अगले साल some of my loops and music was featured in Come and Get It, जो Selena Gomez का massive hit था। So there's this duo producers called Stargate, तो उन्होंने मेरा वो यूज किया मेरा म्यूजिक, एंड तो वहां से भी मुझे पब्लिश। फिर तो there was this company called Crucial Music, उन्होंने मेरा म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर्स वगैरह कैटलॉग रख लिया अपने पास। कम से कम 15-20 ही चीजें थी मेरे पास, गाने और स्कोर्स, बहुत ज्यादा नहीं था। और वो एक के बाद एक प्लेस करे जाए। कभी वो ब्रेकिंग बैड एक बहुत बड़ा सीरियल, वहां पे मेरा गाना लग गया। मुझे एस्कैप करके, जैसे आपकी IPRS है ना जो रॉयल्टीज देती है आर्टिस्ट को, वहां पे एस्कैप है, तो मैं उसका मेंबर बना, तो मुझे चेक्स आने लगे। फिर मैंने देखा कि उसमें वो लिस्ट भी भेजते हैं, तो पता चला कौन से सीरियल्स, मतलब बहुत सारी चीजों में मेरे गाने प्लेस हुए हैं। वो एजेंट ने किया काम, तो जब भी वो टीवी पे चलता है मुझे चेक आ जाए। इट्स नॉट समटाइम्स अ बिग अमाउंट, बट आई स्टार्टेड सीइंग के बिना जो मैंने एफर्ट किया था, जितना मैंने मेहनत करी थी, जो कैटलॉग्स बनाए थे, वो अब चालू हो गए। हाँ, सो इट वाज लाइक कि वो मेहनत वेस्ट नहीं गई, एंड बस फिर वहां से जर्नी शुरू हो गई। देन फ्रॉम म्यूजिक आई बिकेम अ टेक्नोलॉजिस्ट एंड आई स्टार्टेड मेकिंग प्लगइन्स, एंड वो एक और कहानी है। हाँ, यस, मतलब उस पे भी आते हैं, बट क्या बोलते हैं कि ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवीज एंड नेटफ्लिक्स पे सीरीज और ये बहुत सारे गाने, आपका साउंड और पीसेस थे इसमें। हाँ, म्यूजिक था। यस, वो प्लेसमेंट बोलते हैं उसको, म्यूजिक प्लेसमेंट बोलते हैं, और इसको मैकेनिकल रॉयल्टीज इसकी होती है, ब्रॉडकास्ट होती है। तो वो जो ये सीरियल्स बनाते हैं उनमें एक कैटेगरी ऑफ पर्सन होता है कॉल्ड म्यूजिक सुपरवाइजर। सो म्यूजिक सुपरवाइजर को एक कैटेगरी की चीजें चाहिए होती है, तो वो कैटलॉग सर्च करता है डिफरेंट एजेंसीज के। तो जिस एजेंसी में मैं था, क्रूशियल म्यूजिक करके उसका नाम है, तन्वी पटेल उसकी CEO है। सो उसने मेरा हमेशा कैटलॉग फॉरवर्ड किया। सो आई वाज लकी इन दैट एस्पेक्ट के इतना कुछ जो है वो सडनली जो मैंने काम किए हुए थे उसमें एक वैलिडेशन होती है ना। ये छोड़ो, चलो क्या आती है, कुछ का फेम मिलता है, लेकिन एक वैलिडेशन की यार मैं जो कर रहा हूँ वो इतना भी खराब नहीं है। अगर ऑस्कर विनिंग मूवी में आ सकता है, अगर वो आ सकता तो मतलब आई एम इन द राइट प्लेस। यू सी, मुझे सडनली एक वैलिडेशन मिल गई। सो वो मेरी लाइफ में एक बहुत लाइक ग्रेटिफाइंग मोमेंट था। तो दैट चेंज्ड एवरीथिंग। वही मुझे लगा ना कि साहब यहाँ से फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि यहाँ म्यूजिक चल नहीं रहा है। मे बी लॉस एंजलिस वो प्लेस आपके लिए थी, जैसे वहां आप गए सब चीजें इमीडिएटली होने लगी। जी डेफिनेटली, बट इंडिया का भी ये रूल है कि भाई वो जो मैं यहाँ से चीजें लेके गया, जैसे बीट फैक्ट्री का नाम, हाँ, और बीट फैक्ट्री ने रिसर्च किया कि भाई हम इंडिया का ऑलमोस्ट आई थिंक वी वर वन ऑफ द फर्स्ट स्कूल्स टीचिंग पीपल म्यूजिक प्रोडक्शन। तो वो बहुत इंप्रेसिव उनको वो चीज लगी ना, प्लेस जहाँ ये चीज ही नहीं है, ये सब कुछ नया है, वहां पे कोई एफर्ट कर रहा है। सो वही आपने से बोला म्यूजिक एंटरप्रेन्योर स्किल्स, ये सब सडनली सारी चीजें, म्यूजिक और स्किल्स और इस तरह के टैलेंट और थिंकिंग और विजन और टेस्ट, सडनली टेस्ट की भी बात होती है, वो रिकग्नाइज हो गया। तो यस, दैट जस्ट वो हो गया। लेकिन इंडिया ने मुझे बहुत, आई कांट से दैट उसकी वो चीज पॉसिबल नहीं है विदाउट ऑल द वर्क आई डिड इन इंडिया। तो वही रिकग्नाइज, इंडिया का भी करा काम वहां रिकग्नाइज हो गया, हुआ ये। एंड सर उसके बाद प्लगइन्स, जी, जिसके बारे में हम बात करने वाले थे, हाँ जी, कि यू आर द
फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट अनडाउटेडली द फर्स्ट, अनचैलेंजेबल दैट आई एम द फर्स्ट पर्सन जो पूरा प्लगइन्स में आप वहाँ हाँ जी, बिकॉज ये बेसिकली प्लगइन्स वगैरह अब तो बहुत कंपनीज आ गई हैं, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ एस्टैब्लिश 20-20 साल 30-30 साल की कंपनीज थी. सो बीइंग एन इंडिपेंडेंट प्लग इन कंपनी फर्स्टली वाज अ डिफिकल्ट थिंग, एंड आई बिकेम द फर्स्ट पर्सन इन 2015. मेरी कंपनी बीट स्किल्स, तो बीट फैक्ट्री से मैंने बीट स्किल्स बनाया, एंड मैंने एक प्लगइन निकाला था स्लैम डॉग करके, विच वाज अ बेसिकली इजी मास्टरिंग प्लगइन, बिकॉज ऑल जो से पहले प्लगइन्स आते बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. लेकिन क्योंकि मैं प्रोड्यूसर हूं, तो मैं एक प्रोड्यूसर और एक म्यूजिशियन की एंगल से सोच सकता हूं कि यार ये प्रोड्यूसर्स एंड म्यूजिशियंस आर नॉट रियली वेरी डिफाइंड साउंड इंजीनियर्स. उनकी लिमिटेड उसमें नॉलेज, उनका फोकस अलग चीज पे होता है. उनको जल्दी टूल्स चाहिए होते हैं जिससे काम हो सकता है. तो सुपर हिट रहा वो प्लगइन, एंड उससे कंपनी स्टैब्लिश हो गई. तो मैंने कहा यार ये तो एक अमेजिंग वे है टू एक्सप्रेस म्यूजिक एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि मेरा कंप्यूटर्स का भी बैकग्राउंड है. तो कोडिंग, डीएसपी साइंस एंड म्यूजिक इन वन प्लेस. तो वो जैसे कहते हैं ना, एक नया फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, एक नई टाइप की पेंटिंग, एक नया टाइप का म्यूजिकल एक्सप्रेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सप्रेशन. सो व्हेन दैट वर्क, तो उससे मेरे को मतलब मैं लग गया कि यार ये तो बनाना है. देन आई मेड वन मोर ब्रांड कॉल्ड टोन एम्पायर. सो नाउ आई वांट 2 ब्रांड्स इन प्लगइन्स. वन इज कॉल्ड टोन एम्पायर, से मैं एनालॉग एम्यूलेशंस वगैरह बनाता हूँ. एंड अब अगर हमारी साइट पे आएंगे तो ग्रामी विनिंग लोग हमारे प्लगइन्स यूज करते हैं, हमारे में बात करते हैं. आई हैव नॉट इवन आस्क्ड दीस पीपल टू एंडोर्स माय प्रोडक्ट. सो अब एक देश में रह रहे हैं जहां पे आप जो भी कर रहे हैं उसका आपको एक रिस्पॉन्स मिल रहा है अच्छा, तो you feel this is the right place. Great. And the working experience कैसा है? मतलब जैसे अपने इंडिया में काम किया, बहुत सारे आर्टिस्ट वहाँ आपने काम करा, तो वर्किंग स्टाइल कितना डिफरेंस है? सी आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट होते हैं, सो वो डिफरेंट नहीं है कि भाई यहाँ पे भी टेम्परामेंट्स होते हैं और चीजें होती हैं. बट हाँ, डेफिनेटली यूनाइटेड स्टेट्स और यहाँ पे काम करने में देखो 2 चीजें. वन, आई होप पीपल इन इंडिया डोंट माइंड, बट अभी भी म्यूजिक में आई स्टिल फील the average person in United States is a better musician. Producer may be little better than India, and sound engineer may be little. लेकिन जो musicianship की जहां तक की बात है ना, वो उनमें ingrained है. वो पूरी कसरत करने को तैयार होते हैं कि यार मैं पहले प्रोडक्शन चुने से पहले मैं म्यूजिक तो समझ लूं अच्छे से. वो उस पर फोकस करते हैं. हमारे यहाँ पे थोड़ी सी हम टूल्स और सैंपल्स और वो लेके थोड़ी जल्दबाजी करते हैं. तो मुझे लगता है कि वो बहुत काम करने की एथिक्स का फर्क है, काम करने की एक्सपीरियंस का बहुत ज्यादा फर्क है, टेस्ट का फर्क है मुझे लगता है, और टेक्निकलिटी का भी थोड़ा फर्क है. मैं ये नहीं कहता, देखो इंडिया से आजकल तो ऐसा साउंड करता है कि अ लॉट ऑफ द वर्क इज एट पार, बिकॉज सी इंडिया भी तो कहां से ले रहा है काम. भाई 808 ड्रम कोई इंडिया ने तो इन्वेंट किया नहीं था, ठीक है, इंडिया ने तानपुरा बनाया होगा वो सब. तो हम भी तो वेस्ट से सारी अरेंजमेंट्स ले रहे हैं, क्योंकि वेस्टर्न अरेंजमेंट इंडियन ऑडियंस को भी अच्छी लगती है. लेट्स एक्सेप्ट इट. मैं ये नहीं कह रहा कि हम प्राउड ना फील करें अपनी कल्चर के बारे में, लेकिन हमें ये भी तो मानना पड़ेगा कि भाई काफी चीजें हम बाहर की अच्छी लाइक हमें पसंद आती है, हम पास्ता खाते हैं, हमें कुछ चीजें बाहर से कल्चर ही क्रॉस होने वाली, तो वो उस चीज में तो बहुत सालों से कर रहे हैं ना, वो तो वो बहुत अहेड है उसमें. डेफिनेटली वो एक एक चीज उन मशीन्स के बारे में जानते हैं. तो इंडिया कैचिंग अप डेफिनेटली, और टेस्ट बेटर हो रहा, बट स्टिल वहां पे प्रोफेशनलिज्म, म्यूजिशियनशिप वो डेफिनेटली हमसे उसमें अहेड है. ग्रेट सर, समझ आ गई मेरे को बात. आई थिंक जितने भी लोग देख रहे हैं उनको भी जो क्लैरिटी हो और बेटर लगा होगा. आई होप. हाँ, मेरे को एक चीज पूछनी थी आपसे. जैसे इंडियन क्लासिकल साउंड है, हाँ ठीक है, वो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है, हमारे इंडियन इंस्ट्रूमेंट जिनका एक साउंड है, जो आई हैव सीन लॉट्स ऑफ बीट प्रोड्यूसर्स और म्यूजिक प्रोड्यूसर्स दे यूज्ड. यस, ठीक है, टिम्बरलैंड बहुत इंडियन चीजें यूज करता है अपनी म्यूजिक में. तो बट अभी जो साउंड है हमारा, वो उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, या मतलब मेन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं कि भाई मेन स्ट्रीम में जाएगा अमेरिका में कि नहीं आएगा. सो आई थिंक अगेन दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज इस बारे में हम बात करते हैं एज प्रोफेशनल. मतलब मेरे पास जो अमेरिकन प्रोड्यूसर के साथ काम भी करता हूँ, वो भी सजेशंस करते हैं. बट सी आई थिंक जो अमेरिकन इंडस्ट्री है ना, जो अगर पर से इंडस्ट्री इंडिपेंडेंट की बात नहीं कर रहा, वो भी रूल से चलती है. सो जैसे आपने फिल्म्स में देखा है कि यार दे विल फीचर अ चाइनीज एक्टर इन अ मूवी बिकॉज दे नो वहां पे मार्केट है. ठीक है, वो स्प्रिंकल करेंगे उसको. ठीक है, जैकी चैन है, चलो बहुत नोन है, लेकिन उसके साथ क्रिस टकर भी है. क्रिस टकर विल ऑल्सो कैरी द शो. लेकिन आइडिया इज वो ऐसे नहीं बनी है कोलैबोरेशन, दे वांट टू मार्केट द फिल्म इन चाइना. सो सिमिलरली इंडियन म्यूजिक के साथ क्या है कि यार स्प्रिंकल तो करते हैं, बट मेन स्ट्रीम अभी उतनी रिकग्निशन में थोड़ा चाइना या सी पॉप, के पॉप थोड़ा ज्यादा वहां पे
नोन है. इंडी पॉप, इंडियन पॉप इतना नोन नहीं है. उसमें एक थ्योरेटिकल रीजन भी है राज, दैट इज दैट इंडियन म्यूजिक की जो राग वगैरह है ना, वो कॉम्प्लिकेटेड है. और अगर आप प्योर इंडियन म्यूजिक वगैरह करना चाहिए तो वेस्टर्न कॉर्ड स्ट्रक्चर वगैरह में बहुत अच्छे से फिट नहीं होते. ओनली वन पर्सन वाज अ सुपर मास्टर ऑफ दिस, वो इंडियन बंदा है अपने रहमान साहब. सो ए आर रहमान ने यही तो उसकी स्पेशलिटी थी कि उसने इंडियन म्यूजिक के अंदर वेस्टर्न कॉर्ड प्रोग्रेशंस को इतना बढ़िया उनकी समझ है वो. लेकिन वेस्ट में इमेजिन उनकी प्रोग्रेशन में उनको मेलोडी फिट करना उनके लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनके भी यूजर्स का भी टेस्ट डेवलप्ड है ना. 20-30-40 साल से उनकी कल्चर चल रही है, तो कल्चर में नई कल्चर एकदम से कैसे इंजेक्ट कर दें. तो जैसे स्प्रिंकल करते हैं ना आइसक्रीम के ऊपर थोड़ा सा कुछ सम काइंड ऑफ कैंडी, हाँ, तो वो चलता रहेगा, वो ऊपर नीचे चलता रहेगा. और मेन स्ट्रीम अभी मुझे नहीं लगता कि, अगेन दिस इज जस्ट माय ओपिनियन, हो सकता है अभी कुछ बड़ा गाना बन रहा हूँ, आई साउंड लाइक अ फूल, बट एज फार एज आई नो वो बड़े तरीके से चलते हैं. वो कभी उस आई डोंट थिंक दे विल एक्सप्लोर दैट. बट ठीक है, हमारी अपनी ऑडियंस इतनी है इंडिया की यार, व्हाई डू वी नीड अ वेस्टर्न. बट जैसे बाहर की वेस्टर्न ऑडियंस है, अगर उन्हें कुछ करना तो पूरा वही, जैसे आपने एग्जांपल दिया था जैकी चैन एंड कृष्णा की मूवी का, तो वैसे ही वो भी ऐसे देखते हैं कि भाई अगर ये कुछ करना है किसी इंडियन आर्टिस्ट के साथ कोलैब, तो पूरी मार्केट खानी है, मतलब सब लेके जाना है. हाँ, वो करना भाई. दे वांट टू इंट्रोड्यूस से सम आर्टिस्ट जो उनको लगता है किसी बड़ी म्यूजिक लेवल को ऐसा लगता है दे वांट टू प्रमोट देम इन अ पर्टिकुलर सेक्टर रीजन लाइक इंडिया. तो उनको ढूंढना पड़ेगा भाई इंडिया में इस वक्त कौन स्टार है, वन ऑफ द बिगेस्ट आर्टिस्ट कौन. यस, दे विल नॉट. तभी तो आप देख रहे हैं इंडियन रैपर्स को अब चांसेस कुछ मिल रहे हैं टू कोलैबोरेट. यस, सो दे वो ऐसे नहीं मिल रहे हैं बाय टैलेंट ओनली, दे आर आल्सो सीइंग कि भी इस बंदे की फॉलोइंग कितनी है, एंड इट्स अ काइंड ऑफ मार्केटिंग थिंग. सो इट्स नॉट कि उनको कमी है और किसी को यूज करना, बट टू इंसर्ट देमसेल्व्स इनटू अ कल्चर व्हिच इज अननोन टू देम, दे विल हैव टू गो द राउट ऑफ व्हाट्स ऑलरेडी नोन एंड फेमिलियर, राइट. एकदम से नहीं तो कल्चर चल. बट देन ऑफ कोर्स इंडिया में ऑडियंस है जो सीधा टिम्बरलैंड ही सुनती है या सीधा कान्ये ही सुनती है, या वो भी सुनते हैं और इंडियन आर्टिस्ट को भी सुनते हैं, तो वो वैसे ही पॉपुलर है. आई मीन दे आर ऑलरेडी नोन. तो काइंड ऑफ यू अंडरस्टैंड, तो इतना काइंड ऑफ वो बिजनेसली इट डजंट काइंड ऑफ मेक सेंस. वो क्या और कर लेंगे, उन्होंने ऑलरेडी क्रॉसओवर किया हुआ है. तो मुझे लगता है कि वो मेन स्ट्रीम में होगा. लेकिन ऐसा हुआ था, एक हमारा केस, आई वाज वर्किंग विद मीका एंड वी हैड एक्चुअली प्लान्ड अ सॉन्ग विद अशर. सो मैं जिनके साथ काम कर रहा था, रॉस विला जो है, इज अ नोन 5-time ग्रैमी विनिंग पर्सन, उनके ब्रदर भी है, सो वो अविला ब्रदर्स जो है उनके आर्टिस्ट है अशर की जो मेन एल्बम्स थी, आई थिंक दे हैव प्रोड्यूस्ड इट विद जिमी जैम, टेरी लोस के आर्टिस्ट थे. बट वहां पे गया था तो उन्होंने मुझे कहा ऐसे करते, तो मीका को मैंने फोन किया, सेड यस वी विल डू इट. सो हमने गाना एक्चुअली एक मेलोडी बनाई, मीका के साथ रिकॉर्ड भी करी, इट गॉट इट बैक एंड आई वाज प्रोड्यूसिंग इट विद रॉस. एंड अशर से भी बात हुई, एंड देन मीका ऑल्सो वांटेड कि यार अगर हम ये कर रहे हैं, आई वांटेड टू प्ले ऑन अमेरिकन रेडियो फॉर एग्जांपल. सो मैंने कोशिश करी, बट दे वर नॉट एक्सेप्टिंग दैट. उन्होंने कहा यार उनको ये चाहिए था कि अशर को भी प्रमोट बैक इन इंडिया, तो इट डिडंट कम थ्रू. ऑपोजिट तो वो तैयार, सुनने को तैयार नहीं थे कि भाई आप इसको अमेरिकन रेडियो में प्रमोट करो. सो दैट फिजल्ड आउट. बट हाँ, हमने ट्राई किया फ्रॉम आवर एंगल लिटिल बिट. आई डोंट नो, मे बी समबडी विल डू इट वेरी सक्सेसफुली इन फ्यूचर. यस सर, कौन आपके म्यूजिशियन बेस्ट फ्रेंड है इन यूएस? अब तो यार टू बी ऑनेस्ट थोड़ा टाइम हो चुका है. अब बेस्ट फ्रेंड तो नहीं है ऐसे, बट पीपल आई वर्क विद जो नोन लोग हैं उसमें सबसे एक्चुअली बड़े लोग शायद पब्लिक नहीं जानते होंगे, और जिमी जैम एंड टेरी लुइस. तो जिमी जैम एंड टेरी लुइस ने 1980s 1990 में सबसे खतरनाक आर्टिस्ट को प्रोड्यूस किया हुआ है. SOS बैंड, जैनेट जैक्सन, सम ऑफ माइकल जैक्सन ऑल्सो, अशर को भी उन्होंने प्रोड्यूस किया है. तो अविला ब्रदर्स हैं, दे हैव प्रोड्यूस अशर, दे हैव आल्सो प्रोड्यूस शाका खान, सम अदर मेजर आर्टिस्ट. बट हाँ, जब मैं काम कर रहा था वहां से केटी पेरी जा रही है, कभी कोई और बड़ा नोन आर्टिस्ट जा रहा है, तो कैपिटल रिकॉर्ड्स की बिल्डिंग में होता रहता था. कभी आयल हो गई, किसी के स्टूडियो सेशन में हमने पीक कर लिया, तो उस तरह से चलता था. कभी कभी वो प्रेजेंटेशंस करते थे इन लाइक अ थिएटर, म्यूजिक वीडियो के लिए पूरा थिएटर बुक कर लिया, तो वहां पे सैम स्मिथ वगैरह इस तरह के आर्टिस्ट आते थे. मैं दोस्त नहीं हूँ, बट लंच ब्रेक्स में वो वहां होते थे तो हम बात कर लेते थे कि भाई क्या चल रहा है. सो इट वाज सरियल, ये लोग इतने बड़े आर्टिस्ट और आप हॉलीवुड में वहां पे बैठे हुए हो. बट इस चीज को भी थोड़ा टाइम हो गया, बिकॉज देन आई गॉट इनटू सॉफ्टवेयर. सो देन अब मेरा पूरा फोकस सॉफ्टवेयर है. बट यस, इट वाज, आई वाज starstruck with all these people coming there. So. इंडिया में तो यार आई वर्क विद सोनू निगम. आई थिंक ही इज अ लवली पर्सन. You have a great bond with Mika Paji. मीका तो यस, मैंने जैसे बोला कि मीका, मैं उनसे मिला नहीं बहुत टाइम से, बट मेरे कोई आर्टिस्ट अगर उनसे मिलते हैं तो हमेशा पूछते हैं गौरव क्या कर रहे हैं, कहता वो तो वहां जाके कहीं छुप गया.
तो I don't get a chance to meet him much, but he feels happy. कोई बताता है कि अच्छा Gaurav is into many things, even technology and all, तो he feels very happy. तो yeah, definitely मीका है, जस्सी है, वो भी आते हैं. I think his son is studying there, तो वो मुझे फोन करते हैं, मीट विद देम. उनके फ्रेंड है काफी अच्छे, आपके फ्रेंड जेफ भास्कर जैसे जो कान्ये वेस्ट के प्रोड्यूसर. हाँ, और भी बहुत क्या बहुत सारे लोगों के प्रोड्यूसर. सो जेफ ऑफ कोर्स इज यार, वो मतलब मैक्स मार्टिन के साथ उनने कहा, मैक्स मार्टिन ने ब्रिटनी स्पीयर्स से लेके कितने सारे पॉप म्यूजिक को इंडस्ट्री को खड़ा करना है मैक्स मार्टिन का हाथ है. तो आई थिंक जेफ इज ऑल्सो कनेक्टेड टू दैट सर्कल ऑफ पीपल. तो ही वर्क्स देयर एंड इज लवली पर्सन. वो जस्सी के फ्रेंड है. सो जस्सी ओनली इंट्रोड्यूस्ड मी एक्चुअली टू जेफ. एंड जब जस्सी वहां आते हैं तो ही हैंग्स विद हिम. एंड जब जेफ भी आते हैं इंडिया, जेफ आई थिंक इज हाफ इंडियन, नाम भास्कर से तो ऐसे ही he looks totally not Indian. But तो he's obvious, वो खुद ही बहुत, he's a great jazz musician also. I think कुछ लोग producers जो ने अपना को अच्छा establish कर रखा है ना, they are also कमाल के musicians themselves. वो सिर्फ producer नहीं है. यहाँ पे इंडिया में ये होता है कि लोग वो skip कर देते हैं part and they straight want to proven production values. तो ये है. So वो जो वहाँ पे है उनके वजूद है, उसका कोई reason है that people like him are very established. These are few people. Great. सर, यंग प्रोड्यूसर्स एंड म्यूजिशियंस को आप क्या कोई एनी स्पेसिफिक टिप्स जो आप देना चाहते हैं? मैं क्या टिप्स दूं? आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे राज ने कहा कि टू लर्न ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स, नॉट जस्ट प्रोडक्शन. एंड आई थिंक अपने आप अपने पैशन को फॉलो करिए. फाइंड द रिसोर्सेज. ये मत सोचिए कि यू नीड मनी टू कम टू सम अकेडमी और डू दिस एंड दैट. आई थिंक ट्राई फ्री ट्यूटोरियल्स, ट्राई गेटिंग एन इंस्ट्रूमेंट. एंड जैसे आप अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट से किसी चीज को एक्सप्लोर करते हो ना, हे यू लाइक दैट काइंड ऑफ म्यूजिक, जैज क्या है, और अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकले. सो इफ यू जस्ट लिसनिंग टू रैप और समथिंग, फाइंड समथिंग एल्स. सोल म्यूजिक डिस्कवर करिए, डिस्को डिस्कवर करिए, क्लासिकल डिस्कवर करिए, जापानीज म्यूजिक सुनिए. यू विल ऑलवेज फाइंड समथिंग जो वहां से आप ले सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं. बिकॉज हर चीज वर्ल्ड में इंस्पायर्ड है फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर. आपको हमेशा जॉन विलियम्स में भी आपको इन्फ्लुएंस मिलेगा of other great classical composers. So जैसे कहते हैं ना, we stand on the shoulders of giants. Don't always think that you'll always be extremely, you have to start and make something so different or original. Don't start like, वो गलत फहमी और एक तरह का प्रेशर है. वो ओरिजिनलिटी अपने आप आएगी जब आप absorb कर लोगे बहुत तरह के स्टाइल्स. So spend a lot of time listening to good music. सिर्फ प्रोड्यूस मत करिए, थोड़ा बैठ के सुनिए, थोड़ा ठहराव लाइए. Expand your attention span. तो अगर आप वो सब कर लेंगे तो छोटे फॉर्मेट्स बना तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा. But you have to play the bigger game to make, the smaller formats. So patience, perseverance, hard work, learning, promotional skills, and all those things also. एक हिस्सा, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते. I think that's it. Thank you sir. And मुझे जाने से पहले जैसे बीट फैक्ट्री बैठे हुए हैं जी, ये स्टूडियो में बैठे हुए हैं जी, यहाँ पर फ्रॉम बोहेमिया पाजी, दिलीप मेहंदी yes, yes. साहब एंड मिक्का पाजी, बहुत सारे लाभ झांझा, lot of people, जी, बहुत पाजी, अच्छे बहुत सारे आर्टिस्ट, शुभम मुद्गल, इंडियन ओशन, many people. सब है. ऐसी कोई फनी स्टोरी आपने बतानी है जो ऐसे काम करते वक्त हुई हो? मरवाओ यार. नहीं, फनी, नॉट कंट्रोवर्शियल. Okay. फनी फनी स्टोरी कौन सी मेरे को ध्यान में आती है, क्या बताऊं? वो भी सब दोस्तों के साथ है, तो पता नहीं कौन माइंड करे, हमें फनी लग सकती है. लेकिन फनी स्टोरी ये कि साहिबाल जो है, जो मेरे साथ काम करते हैं यहाँ पे बीट फैक्ट्री में, और क्लासेस लेते हैं, वो एक इंसान है जिनको ही इज अ वेरी पीपल्स पर्सन, और मैं नहीं हूँ. तो कभी कभी जैसे कि कोई आर्टिस्ट आए वगैरह, तो उनकी लाइफ स्टोरी बिफोर सेशन हो रहा होता है वो पूरी उगलवा लेते हैं. तो मुझे लगता है मैं इस बंदे को 10 साल से जानता हूँ, मुझे कुछ नहीं बता रहा हूँ. पूरे सोफे पे लेटे हुए पूरे आर्टिस्ट बड़े बड़े, वो पूरी अपनी थेरेपिस्ट की तरह स्टोरी सुना रहे हैं. मुझे लग रहा है यार ये मतलब ये एक अजीब सा सिनेरियो है कि क्या हो रहा है. फनी स्टोरी ये भी होती है कि जैसे कोई आर्टिस्ट है, बड़े आर्टिस्ट है, आप उनको पंगे नहीं ले सकते. तो बहुत बार ऐसा होता है कि भाई वो बोल रहे हैं यार आप ना थोड़ा ये इंस्ट्रूमेंट की वॉल्यूम बढ़ा दो, ये कर दो. तो हम यहाँ से फेडर रुपए करके बोलते हैं, क्या हो गया, अच्छा लग रहा है ना, हाँ अब ठीक है. तो वो साइकोलॉजिकल होता है ना. तो मैंने टाइम पता है कि वो काम खराब हो जाएगा, उनका भी नहीं काम, हमें काम करना खराब करना. तो वो समटाइम प्लेसिबो पिल जैसे बोलते हैं, हमने बहुत वो खिलाई है. सो वो खा के वो उनका विश्वास आत्म बढ़ जाता है, और फिर काम हमारा हो जाता है, वोकल मिल जाता है. सही. एक बड़ी अजीब सी स्टोरी है, फनी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन बताता हूँ आपको कि जब आप काम करते हो ना, तो आपको सपोर्ट करने वाले भी होते हैं और थोड़े से आपसे आई थिंक अपोज करने वाले भी पैदा हो जाते हैं. तो ऐसा
बात चली कि जब मैं नया नया काम कर रहा था तो I was one of the few people who was doing a lot of Western, you know, kind of jazz chords and arrangements which were very Western. तो कुछ लोगों को पता नहीं क्या लगा कि ये कैसे हो सकता है, तो कहानियां बनने लगी दूसरे स्टूडियोज में कि गौरव जो है वो रात को स्टूडियो में जाते हैं, वो खुद तो कुछ नहीं करते, उनके यहाँ एक कोई चित्र लगा हुआ है किसी जानवर का अजीब से, और वो अजीब सा जानवर रात को साक्षात पैदा हो जाता है, आता है और वो ये सारे काम करता है और फिर चले जाता है. तो ये स्टोरी जब मुझे 2, 3, 4, 5 लोगों ने सुने तो मुझे पता ये पक्की हो गई स्टोरी. तो मैं हंस के मतलब मैंने कहा ये मानने को तैयार नहीं कि ये काम कोई इंसान कर सकता है. उसके लिए मास्टर योडा आएंगे स्टार वॉर्स से करने के लिए. तो हाँ यार, देख के थोड़ा फनी तो लगता है, हंसी तो आती है. फिर यू नो अगेन ये इंडस्ट्री बड़ी विचित्र है. इसमें अलग अलग से रूमर फैलते हैं, तो हमने बड़े मजे लिए यार बातें सुन के. और दूसरा वो भी ना सर, कौन किस स्टोरी को क्या मसाला मार के सुना रहा आगे, हाँ, और मसालादार होके आगे वो उसके और डिफरेंट वर्जन भी बन जाते हैं. बट हाँ, ये दिस इज द मोस्ट रिडिकुलस थिंग जैसे कह सकते हैं कि यार ये नहीं मानने को तैयार कि ये बंदा कर सकता है, ये कुछ चीज आती है. तो थोड़ा फनी लगा. ओके, मुझे भी फनी लग रहा है ना कि मतलब आती है चीज नीचे, शायद सच हो, मैं झूठ बोल रहा हूँ. यू नेवर नो. अच्छा सर, अभी एक स्टोरी इक्का भैया, रफ्तार भैया को लेकर आए थे इधर बीट फैक्ट्री में. हाँ जी, हाँ जी. क्या है स्टोरी? वेल यार, आई थिंक रफ्तार जो है वो भी आई थिंक उन्हीं के, आई थिंक ये जो कैंप है रैपर्स का, ये लोग सब साथ में थे. सो उनका क्रू था. हाँ, क्रू इनका था. सो ऑब्वियसली इक्का को हमेशा लगता था कि यू नो ही वांट्स टू इंट्रोड्यूस देम और ब्रिंग देम. तो आई थिंक रफ्तार ऑलरेडी वाज वेरी फेमस, ही वाज वेरी पॉपुलर. तो वो कुछ कर रहे थे तो उनको यहाँ वो लेके आया, इंट्रोड्यूस मी टू हिम. एंड मैंने देखा हाउ टैलेंटेड रफ्तार इज ऑल्सो. उनका यू नो हिज वेट वाज वेरी फास्ट एंड कितनी जल्दी यूज्ड टू राइट ट्रैक्स. तो बड़ी फनी सी चीज है. आई एक्चुअली हायर्ड हिम टू डू अ रैप इन वन ऑफ आवर आर्टिस्ट कॉल्ड भानु. उनका गाना आया था, आई थिंक सोनी म्यूजिक से किसी से एक गाना आया था, आई फॉरगॉट. द वीडियो भी शूट होता है यूक्रेन में. देन आई थिंक रफ्तार से थोड़ी मेरी रैपर बन गई. देन ही हर्ड मी सिंग सम यू नो वेस्टर्न पार्ट्स एंड थिंग्स लाइक. उनको बड़ा पसंद आया. He says, will you sing in my song? मैंने कहा yeah, absolutely. So funny thing, I'm actually on his song also. I don't remember कौन सा गाना था. उसका वीडियो भी look, मेरे को 10 साल हो गए, so I forget. But रफ्तार जी बता सकते हैं. I think he will be able to tell which song. So he actually made me sing, जो मैंने कभी किया नहीं किसी गाने में. मेरे को आपको मेरे में सिंगर कहाँ से नजर आ रहा है. So he made me sing in one of the songs. It's pretty interesting. A great interaction. Very talented people, good people. Yes, I think sir आपके पास you know ये blessed है ये academy, इतने सारे आर्टिस्ट यहाँ पर आके अपना कुछ तो है. बहुत लोगों ने सीखा है कि उन्होंने गाने भी यहाँ बनाए हैं. जी, नो डेफिनेटली आई थिंक देयर सम एनर्जी. सो उसका फायदा मुझे भी हुआ है. फ्लोड विद द फ्लो यार, यू नो कोई सोचता नहीं कि क्या होता है. बट आई बीन ब्लेस्ड एंड वेरी फॉर्चुनेट. मुझे लगता है दिल्ली जैसी जगह जो पहले उस जमाने में बॉम्बे वाज द हब, और दिल्ली में रह के इतना काम करने को मिला, इतना यू नो नाम मिला, इतना. ऑल्दो आई एम अ प्रोड्यूसर, आई एम नॉट रियली इन द फोरफ्रंट एज एन आर्टिस्ट, बट बहुत कुछ दिया मुझे दिल्ली ने, यू नो जस्ट बीइंग हियर. दिल्ली की बात ही अलग है ना सर. अरे हम तो दिल्ली में पैदा, दिल वालों की दिल्ली. सर अगर आपसे पूछूं, क्योंकि मैं यहाँ पर आया था, मोहित भाई ने थैंक्स टू मोहित भाई कि उन्होंने पूरा पॉडकास्ट आपके साथ अरेंज कर दिया कि सर आए हुए इंडिया. कि मैंने बोला यार मैं तो पिछले कई सालों से कोशिश कर रहा था लेकिन कर नहीं पाया, क्योंकि मुझे JSL पाजी ने सबसे पहले जब मैं उनका पॉडकास्ट किया तो आपके बारे में बताया, फिर इक्का भैया ने बताया, फिर और भी सच ने बताया मुझे. तो मैं चाहता था कि आपके साथ पॉडकास्ट करूं. जी, थैंक यू सो मच. फाइनली हुआ भी. बट जब मैंने फोटो डाली यहाँ पर, जब मैं था, तो मुझे बहुत लोगों के मैसेज आए कि भाई आप भी ज्वाइन कर रहे हो क्या. मैंने काश हम आपको जाने नहीं देंगे, आप ज्वाइन करें, भर्ती करो. एक किसी ने कमेंट किया था कि भाई सब बीट फैक्ट्री से पढ़े हुए हैं. अरे तो टेल मी वन रीजन व्हाई बीट फैक्ट्री इज द बेस्ट म्यूजिकल इंस्टीट्यूशन. पहली बात तो आई रियली थैंक यू फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट. सेकेंडली, ये उनका बड़प्पन है कि वो ऐसा फील करते हैं. आई थिंक आप किसी भी टीचर्स के साथ किसी भी जगह टाइम स्पेंड करते हैं ना राज, तो आपका एक इमोशनल अटैचमेंट हो ही जाता है. पता नहीं हमने क्या 19 पढ़ाया 20 पढ़ाया, आई डोंट नो, और कौन किससे क्या लेके गया है, सब तो कामयाब नहीं होते. लेकिन आई थिंक बीट फैक्ट्री की अगर कोई स्पेशलिटी है तो वो सिर्फ ये है कि यहाँ पे सब लोग बहुत सिंसियरली और बड़े प्यार से एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं टू नर्चर स्टूडेंट्स. ठीक है, आई थिंक दैट इटसेल्फ अटैचेस पीपल कि यार जहाँ दुनिया उनको मना कर रही है कि भाई ये डेंजरस प्रोफेशन है, ये वो, अगर वो यहाँ आते हैं तो उनको यहाँ प्यार मिलता है, उनको एक तरह की नर्चरिंग मिलती है, वो उससे कनेक्ट हो जाता है. आई थिंक
सिर्फ म्यूजिक एजुकेशन एक चीज नहीं है, किसी को आप प्रोत्साहन देते हैं, किसी को आप इनकरेज करते हैं, उनकी जर्नी, उनका दर्द समझते हैं कि भाई वो कहाँ से आ रहे हैं, उनका क्या, तो वो इट सेल्फ में एक बॉन्डिंग फैक्टर बन जाता है। तो उस वजह से जैसे आपको अपने स्कूल से प्यार होता है ना, 12 साल वहां बिताते हैं, आपके कुछ टीचर्स होते हैं, कभी कभी आपको मारते भी हो, लेकिन जब बाद में आता है तो आपको याद आती है कि यार हाँ मारते तो थे, लेकिन वो दिन क्या थे। तो मुझे लगता है दे गिव अस लॉट ऑफ क्रेडिट। उनको लगता है कि उनके लिए एक बेसिक ग्राउंड था, उसके बाद इन लोगों ने सबने अपने बहुत बड़े बड़े काम खुद किए हैं, उसमें हम कोई क्रेडिट नहीं ले सकते। आई थिंक दैट वे वी बिकम यू नो, जैसे कहते हैं कि वैल्यू एडिशन टू सम आर्टिस्ट लाइव्स, तो उसमें बड़ी खुशी होती है। ग्रेट सर। सर फर्स्ट टाइम आप सिम्बा प्रेजेंट्स द राज जोन्स पॉडकास्ट सीजन 2 को पावर्ड बाय अर्बन मंकी में आए, तो खाली हाथ में आपको जाने ही दूंगा, कुछ गिफ्ट्स आपके लिए। गिफ्ट को तो मैं मना नहीं करूंगा, थैंक यू। ये सर सिम्बा की तरफ से कुछ स्पेशल गिफ्ट आपके लिए। वाओ, थैंक यू सो मच सिम्बा, आई अप्रिशिएट इट। एंड सर ये अरे अर्बन मंकी की तरफ से भी आपके लिए कुछ कूल मर्चेंडाइज है। दिस इज सो ग्रेट, थैंक यू फॉर दीज लवली गिफ्ट्स राज। थैंक यू सर, सच अ जॉय एंड प्लेजर। सेम हियर सर। मीट यू सर आपको कैसा लगा अपने पॉडकास्ट में, क्योंकि मैंने तो बहुत कुछ सीखा आपसे, बहुत सारी चीजें सीखी, और ऑफ द कैमरा भी मैं आपसे मिला, तो बहुत चीजें आपने अरे नहीं, इट इज ग्रेट फॉर मी बिकॉज मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करने को मिला। आई होप दैट आई रीच सम पीपल हु आर थिंकिंग टू यू नो मेक देयर करियर इन म्यूजिक। तो अच्छा लगता है कि आप किसी की जर्नी सुनते हो। तो मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा कि द क्वेश्चंस जो आपके थे ना, क्योंकि आपका एक म्यूजिकल बैकग्राउंड, आई कुड मेक आउट कि यू आर नॉट जस्ट अ पॉडकास्टर, यू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ यू नो द म्यूजिक माइंड एंड म्यूजिक मार्केट एंड डिफरेंट जॉनर्स। तो अच्छे सवाल अगर कोई पूछता है तो आई थिंक इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईजी यू नो टू put some information out there. Thank you, I sir. really appreciate And it. it's an honor कि सर आप पॉडकास्ट में आए finally. My honor too. Thank you, Raj. Thank you, sir. Thank you. Peace.